बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे के ऊपर। और ये क्या है, ये हर साल मनाया जाता है और हर साल जो है हम ये कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से मौसमियाती जो पोल्यूशंस की वजह से, आलूदगी की वजह से और हमारा जो माहौल हम ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारे छोटे छोटे कचरे घर के जो हैं वो इकट्ठा करके बाहर आग लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इससे हमने थोड़ा सा परहेज़ करना है। ये बातें आज मैं इसलिए भी कर रही हूँ और ये टॉपिक हमने इसलिए भी डिसाइड किया आज करने के लिए क्योंकि अभी सर्दियों में सबसे ज़्यादा स्मोक की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और पहले आपको याद होगा कि बचपन में हम क्या करते थे कि इतना अच्छा मौसम आ गया है, प्यारी ठंड शुरू हो गई है, क्लीन हवा आ गई है, तो फिर हम फ़ौरन बाहर निकलते थे, गाना गाते थे, ठीक है। वो याद है एक बनी का गाना होता था, भीगा भीगा सा ये दिसंबर। बनी का नहीं था ये उनका था, हमारे इब्रारुल हक जी का। एक और बड़ा प्यारा सा गाना होता था, उसमें मेरी बहन ने मॉडलिंग की थी, उसमें मैं मॉडल नहीं थी। उसका वो बनी का गाना था, बनी मेरे ख्याल से बनी थे या कोई और, मुझे भूल गया, मगर सिंगर बड़े फेमस थे। वो गाना था, दिसंबर का महीना था, सुहानी शाम मंगल की, कोई लड़की परी जैसी मिली थी रॉन्ग नंबर पर, मगर वो तुम नहीं, शायद तुम्हारे जैसी लड़की थी कि जिसकी गर्मजोशी से अनोखी आग भड़की थी। दैट वाज द वेरी फेमस सॉन्ग। उसमें मेरी बहन इरम जो मुझसे बड़ी हैं, उन्होंने मॉडलिंग की थी और उस वक्त मैं मॉडल नहीं थी, मैं मॉडलिंग में नहीं थी। अब मैं बोलती थी कि मुझे भी कुछ करना है, तो आगे से मुझे बोलते थे अभी बहुत छोटी हो बेटा, बहुत टाइम है, तो यू नो लाइक दैट। बट देखें आज मैं इस करियर में आगे, मेरी बहन जो है घर बैठी हैं। तो ये जो मौसम हम इंजॉय करते थे, जो गाने बनते थे, शायर जो थे शायरियाँ ऐसी खूबसूरत खूबसूरत मौसम के ऊपर लिख देते थे। जो आशिक होते थे ना, वो अपनी बाइक निकाल के तो निकल जाते थे अपनी माशूकाओं से मिलने के लिए, इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते थे, ठीक है। बाहर बच्चे गलियों में खेल रहे होते थे, भाग रहे होते थे, पकड़ पकड़ाई खेलते थे, खो खो खेलते थे, ठीक है, पैल दूज खेलते थे। तो अब तो आप जैसी बाहर निकलने का सोचें तो आपको तो बस आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं आंसू? क्योंकि मुंह पे आपके स्मोक शुरू हो जाती है। क्या यार, तैयार भी नहीं हो सकते, मास्क लगाना है, ऐसे तैयार होकर बाहर निकलने का क्या फ़ायदा, जहाँ पर आप अपने कपड़ों के साथ, अपने ड्रेसिंग के साथ मेकअप भी ना कर सकें, बाल ना बना सकें, क्योंकि माहौलियाती ये जो पोल्यूशन है इसको हम झेल नहीं पा रहे। और ये सिर्फ हम इसके जो है ना ज़िम्मेदार हैं, इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, यही मैंने आपको बताया, दो तीन चीज़ें अगर आप देख लें, गाड़ी के धुएँ का पोल्यूशन, ठीक है, गाड़ी के सिलेंसर, बाइकों के सिलेंसर फाड़ के उसके धुएँ निकाल रहे हैं, रोडों पे गलियों में जला रहे हैं, ये छोटे छोटे कचरे जमा करते हैं रोज़ के, तो अपने मालिक को बोलेंगे या अपने चौकीदार को बोलेंगे या ख़ुद शुरू हो जाएंगे बाहर गली में आग लगा के, तो कचरा जला देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि ये सारा जो है इन्वायरमेंटल सिचुएशन जो है हम ख़राब कर देते हैं? तो इसी से होती है ये ख़राबियाँ, इसी से बीमारियाँ। इसका लिहाज रखें, इसका अपना ख्याल रखें, ताकि आप भी अच्छी हवा में अच्छा सांस ले सकें, फ़्रेश सांस ले सकें, बीमारियों से बचें। और तभी तो ये वायरस जन्म लेते हैं। तो आखिरी बात फिर हम आगे मेहमान को बताते हैं। शुरू हो गया है मौसम, हल्की हल्की ठंड किसी भी वक्त एकदम से आएगी। आप देखेगा, मुझे तो इतनी ठंड लगती है कि मैं यहाँ पे 6 रज़ाइयाँ लेके बैठूँगी, ठीक है। मगर एनीवे अब देखते हैं कितनी ठंड पड़ती है और कितने महीने तक पड़ती है। इस दफ़ा लाहौर में क्या हालात होते हैं, मगर अब हमने माहौल जो है ना अपना सही रखना है। और माहौल को साफ़ कैसे रखते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे पास ज़बरदस्त मेहमान हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। अदनान शफ़क़त साहब हैं, CEO बियॉन्ड कार्बन से। अस्सलाम वालेकुम अदनान शफ़क़त साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और मैं आपको पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि इतने इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात कर रहे हैं आज आप हमारे साथ। तो सबसे पहले तो मुझे यही बता दीजिएगा कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे हम मनाते क्यों हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 13 साल पहले ये आइडिया जनरेट हुआ था कि क्योंकि मौसमी तब्दीली आ रही है तो उसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे क्या होता है। और अभी आपने जो तमहीद बांधी है बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को
अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आज से कोई 13 साल पहले जकार्ता में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ। वैसे तो ये इंग्लैंड में बेस्ड है और इसमें 44 मुल्क है जिन्होंने ये स्टार्ट की थी 1986 में। तो ये हर साल 2011 के बाद से 26 सितंबर को ये दिन मनाते हैं और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में ये एक्टिविटी एक अवेयरनेस सेशन के तौर पे मनाई जाती है ताकि लोगों को बताया जाए कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे क्या है। और इस साल का जो थीम है वो है हेल्दी इन्वायरमेंट्स फॉर हेल्दी फ्यूचर, जिसमें जो ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि किस तरह इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है, किस तरह सस्टेनेबल किया जा सकता है और आने वाली जनरेशन्स को किस तरह बचाया जा सकता है। क्योंकि जैसे अब आपने बताया कि ज़िंदगी का जो तब्दीली नज़र आ रही है, हम स्ट्रेस में रहना शुरू हो गए, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और उससे जो बीमारियां जन्म ले रही हैं, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर है। तो जो आइडिया ये है कि हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं और ज़िंदगी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, क्या तरक्की से कुदरती माहौल पर क्या भयानक असर मरतब होते हैं, असरात इस तरह की ये जो सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं, तो ये ज़रूर बताइएगा। जी, जैसे जैसे अक़वाम या कौम या मुल्क तरक्की कर रहे हैं, उसमें अर्बनाइजेशन और सैनिटेशन के इम्पैक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ओवरऑल हमें देखना पड़ता है वो 5-6 एरियाज़ हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, जिसमें एयर एंड वाटर पोल्यूशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि आबादी बढ़ती है तो वेस्ट भी बढ़ जाता है, चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ता है, उसके साथ साथ वेस्ट बढ़ता है। फिर फूड सेफ्टी का एक एलिमेंट है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, खुराक ज़्यादा चाहिए है उस आबादी को मैनेज करने के लिए। सो उसी तरह जो वेस्टेज का इसमें एलिमेंट आना शुरू हो गया कि इतनी इस्तेमाल नहीं हो रही खुराक जितनी ज़ाया हो रही है। और मैं मुख्तलिफ औकात में आपके प्रोग्राम पे बता भी चुका हूँ कि इन्वायरमेंट जो है क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से किन किन एरियाज़ में फ़र्क पड़ रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि हेल्थ इन सारी चीज़ों के साथ अटैच्ड है। ये 5-6 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये इवेंचुअली ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं किसी न किसी सूरत में। क्या ये माहौलियाती आलूदगी हमारी ग़िज़ा को भी जहरीला बना रही है? इसके क्या असरात मरतब होते हैं, सर बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखें कि चूँकि ह्यूमन ज़रूरत ऐसी है या आबादी बढ़ने की वजह से ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनमें स्प्रेज़ हैं, जो केमिकल स्प्रेज़ हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि खुराक को बढ़ाया जा सके। लेकिन उसमें एक एलिमेंट है कि केमिकल रन ऑफ भी होता है, यानी वो एग्रीकल्चर साइड पे अगर देखा जाए तो इसमें वेस्टेज ऑफ केमिकल्स जो हैं वो पानी के साथ फिर बारिश और पानी के साथ अंडर वाटर टेबल जो है उसमें शामिल हो जाते हैं और इवेंचुअली वो फिर हम पीते हैं। सो ये एक साइकिल है जिसको मैनेज किया जाता है और आजकल कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम केमिकल्स को इस्तेमाल करके हम खुराक बढ़ा सकें, पर एकड़ यील्ड बढ़ा सकें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, चूँकि इसका सारा जहरीलापन जो है वो पानी में जाता है। और मैं आप ये जान के हैरान होगी कि हमारी 80% आबादी के पास साफ़ पानी पीने के लिए मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल। और उसकी वजह ये है कि पोल्यूशन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, अंडर वाटर टेबल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है। अब कुओं का इशू है, जो डीप वेल्स खोले हुए थे उनमें पानी नहीं है। सो साफ़ पानी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है एक अच्छी सेहत के लिए, क्योंकि इसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की बात होती है। साफ़ पानी नहीं होने की वजह से डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रेंटाइटिस के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आप अक्सर गर्मियों में आपने देखा होगा कि ये तादाद बढ़ जाती है ऐसे मरीजों की। तो ये सारा एक रिलेशन है, एक तरह से कनेक्टेड है सब चीज़ें। ठीक, अदनान साहब आप हमारे साथ ही हैं, हम मज़ीद बात करेंगे आज, क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो आपसे और कुछ सवालात भी हैं ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो सके कि किस तरीके से हमने इस माहौल को जो है साफ़ रखना है और अपनी सेहत के लिए काम करना है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं अदनान शफकत साहब जो कि CEO बियॉन्ड कार्बन हैं और हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे के ऊपर। तो अस्सलाम वालेकुम, साथ हैं आप? जी बिल्कुल मैं जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि शहरी इलाकों में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के मसाइल का हल क्या है सर? हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और आसान तरीका यह है कि आप अभी काम कर रहे हैं, अवेयरनेस।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो आज का दिन है वो इसीलिए मनाया जाता है कि लोगों को बताया जा सके कि वो अपने तय खुद क्या कर सकते हैं। अब एयर पोल्यूशन जो है वो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं इम्पैक्ट, या एक इंडिविजुअल का वो है, यानी एक्टिविटी नहीं है, ये एक कंबाइंड बहुत सारे मिल के जब लोग पोल्यूशन का ज़रिया बनते हैं तो उसका ओवरऑल एक इम्पैक्ट आता है। अब मेजर सिटीज़ आप देखें जैसे लाहौर और कराची या इसके मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, अगर हम स्मॉग को ही ले लें तो इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। उसमें गाड़ियों का धुआं भी शामिल है, उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी शामिल है, उसमें क्रॉप की बर्निंग जो कि फार्मर साइड पे है उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन आप वो देख इसके साथ ये देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है ओवरऑल। आपकी सारी ट्रैफिक रुक जाती है, शहरों के दरमियान लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है जो हेल्थ के ऊपर आता है, क्योंकि स्ट्रेस से ही बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आप यानी किसी एक इंडिविजुअल को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये तमाम लोगों की वजह से है। और ये जो आप आज कर रही हैं अवेयरनेस का एलिमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अवेयरनेस करके हम लोगों को बता सकते हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है। वेरी नाइस। अच्छा, ये जो फ़िज़ाई आलूदगी के इंसानी सेहत पर जो असरात होते हैं, जो नुकसानात होते हैं, उसको भी डिस्कस कर लीजिएगा ज़रा, मैं चाह रही थी। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो है फ़िज़ाई आलूदगी में रेस्पिरेटरी इश्यूज सबसे ज़्यादा आते हैं। आपने देखा होगा जब यानी स्मॉग का सीज़न शुरू होता है तो खांसी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, एस्थमा के इश्यूज होते हैं, ब्रोंकाइटिस खांसी का, और इसके अलावा हार्ट डिजीज़ का भी जो है ना तनासुब बढ़ जाता है, बिकॉज लोग स्ट्रेस में रहना शुरू होते हैं, और जी। बहुत सी अनवांटेड या प्रीमेच्योर डेथ्स का यानी इंफॉर्मेशन आना शुरू होती है, या उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं जस्ट बिकॉज स्ट्रेस में लोग जाते हैं। और यही चीज़ जानवरों के साथ भी है। हीट वेव अगर आप देखें, अब जिस तरह आप बता रही थी कि एंजॉय करते थे इस मौसम को, हमारी जो खुशी के रीजंस कुछ और थे, अब वो चेंज हो गए हैं। जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ खुराक की प्रोडक्शन पे आ रहा है, ना सिर्फ पानी की मौजूद बारिशें नहीं हो रही हैं, इसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। सो ये सारी चीज़ें एक तरह से इंटर रिलेटेड है। जो क्लाइमेट बबल है या क्लाइमेट जो पूरी एक कायनात है, इसकी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है कि कैसे थोड़ी सी चीज़ का इम्पैक्ट किस तरह इंसानी सेहत पे पड़ता है। वाटर बॉर्न डिजीज़ अगर हम बात करें तो डायरिया, कॉलरा, हेपेटाइटिस, आप देखें कि गर्मियों में या स्मॉग के टाइम में ये चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, ज़्यादा पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं हॉस्पिटल साइड पे। तो आई होप ये आपके ये सवाल का पाकिस्तान में स्मोक की बुनियादी वजूहात क्या हैं? ये बड़ा लंबा सवाल है, इस चीज़ का जवाब देना इतने शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्लाइमेट का है। टाइम पे बारिशें नहीं होती, ये पैटर्न तो पहले भी थे। जो फार्मर था वो पहले भी क्रॉप की बर्निंग करता था, लेकिन इतना नहीं होता था। लेकिन अब सिर्फ ये है कि अब मैंने जैसे कहा कि एक बबल है जो कि फिल आउट होता जा रहा है, उसकी एक कैपेसिटी है। सो क्लाइमेट जो सेगमेंट है उसकी भी एक कैपेसिटी है। अब क्योंकि आबादी बढ़ गई है और इंस्टेंसेस बढ़ गए हैं, तो अब ऐसे ही है जैसे एक बलून में हवा भरती जा रही है और वो अब उसमें जगह नहीं है। सो क्रॉप बर्निंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस, व्हीकल एमिशंस, ये सारी मिल के ऐसी चीज़ें हैं जो कि रीजंस बनते हैं सारे इम्पैक्ट का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। और फिर बारिशें कम होना जो है वो एक अलग इम्पैक्ट है। वेस्ट मैनेजमेंट जो है आप देखें कि उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से वेक्टर डिजीज़ जो कि मक्खियों की वजह से बढ़ गए हैं। पहले ये कम होते थे क्योंकि साफ़ हवा अवेलेबल होती, तो क्लीन एयर जो है उसकी कमी जो है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सर, ये सॉलिड वेस्ट को जलाना ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो प्लास्टिक का यूज़ वगैरह है, ये इंसानी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाते हैं? इधर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। इस पे काबू भी कैसे जी, पा सकते हैं, ये भी बताइएगा। देखें बहुत सारे इदारे हैं जिनमें यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, ये इस तरह के स्टडीज़ कर रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। और अभी आने वाले दिनों में यूएन वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा काम करने जा रही है पाकिस्तान में।
जिसमें अर्बन एरियाज़ में स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें तो कम होता है। अर्बन एरियाज़ में आपको पता है कि पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, चाहे वो खाने वो रेस्टोरेंट्स में है या वो नॉर्मल चीज़ में है। दुकानों पे आप देखें लिफाफों का इस्तेमाल जो प्लास्टिक के हैं। सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक जब मिल के ये रीज़न बनती हैं वेस्ट मैनेजमेंट का, वेस्ट का। अब वेस्ट जब आप देखें कि इकट्ठा हुए जा रहा है, शहरों से बाहर जाके डंप किया जा रहा है, उसको प्रोसेस नहीं किया जा रहा। डेवलप कंट्रीज़ में वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, बिजली पैदा की जाती है, वेस्ट को जला के उससे जो हीट बनती है उससे या उसके धुएं से टरबाइन चला के बिजली पैदा की जा सकती है। सो यही काम पाकिस्तान में भी हो सकता है। थोड़ा सा महंगा प्रोपोजिशन है लेकिन ये काम होना चाहिए और होना भी है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस तरफ लोग जा रहे हैं, इदारे भी जा रहे हैं। अच्छा और अदनान साहब, एक और चीज़, ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होती है, इससे क्या ये आलूदगी पे काबू पाया जा सकता है? देखें, आइडिया यही था, आपको पता होगा कि ये राइड हेलिंग एप्लीकेशन जिस तरह करीम हो गई या ये बाकी हैं, ये डेवलप ही इसी वजह से हुई थी कि अमेरिका में ट्रैफिक बहुत होती थी और ये आइडिया डेवलप हुआ था कि हम कैसे एक ही गाड़ी में ज़्यादा लोग जा सकते हैं ताकि पोल्यूशन पे कम से कम रीज़न हो उसका या पोल्यूशन कम हो। वो इवेंचुअली होते होते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ गई सारी टेक्नोलॉजी। बिल्कुल इससे फ़र्क पड़ सकता है लेकिन इसका एक नेगेटिव चीज़ ये भी है कि इन बैटरीज़ को, जो लिथियम आयन बैटरीज़ होंगी, इनको भी डिस्पोज ऑफ करने का फिर एक रीज़न होना चाहिए कि इनको कैसे करना है। बिल्कुल धुआं कम होने से या व्हीकल्स के इस्तेमाल से, इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और ये आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूजेज बढ़ेगा। एक रीज़न तो ये है कि ये सस्ता है मैनेज करना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्ती पड़ेगी। दूसरा, बिल्कुल आपने जैसे कहा है कि धुआं ना प्रोड्यूस होने की वजह से एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपके टाइम का। आपने हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में बड़ा साथ दिया और आपकी बात बड़ी अच्छी तरीके से लोगों को समझ भी आई, क्योंकि हमने एक तो इस अवेयरनेस में मसाइल को भी डिस्कस किया और साथ साथ हमने सलूशन पे भी बात की है। तो फिर मैं आखिर में ये दोबारा कहूँगी कि हम ख़ुद अपने माहौल को जो है ख़राब करते हैं और उसके बाद हम अपनी सेहत के दुश्मन बन जाते हैं। हमने अपने ये जो इर्द गिर्द के जितने भी माहौल है, आलूदगी है, इसको पाक रखने के लिए, साफ़ रखने के लिए हमने ख़ुद अच्छी एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। और जब तक हम एफ़र्ट नहीं करेंगे ये हमारा इन्वायरमेंटल जो है ये बेहतर, अच्छा, सेहतमंद नहीं सामने आएगा। मौसमों को एंजॉय कीजिए, सेहत को एंजॉय कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए और ये माहौल का भी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, नींद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी नींद पूरी नहीं है ना, मैं कहती हूँ, डॉक्टर्स कहते हैं कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, मैं कहती हूँ 5 घंटे भी सो जाए मगर टिका के सो जाए। उस 5 घंटे में, 4 घंटे में, जो भी आपको नींद का टाइम पीरियड मिल रहा है, जितने भी आप बिज़ी हैं, जब तक कि आप वो सोएंगे नहीं तो आपकी बैटरी जो पूरी जिस्म को चार्ज करती है ना, वो अपना चार्जेबल वाला काम नहीं करेगी, वो चार्ज ही नहीं होगी। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्स आजकल आ गई हैं, आपने उसको चार्ज पे लगाना पड़ता है, उसके बाद वो आगे जाके ना अपना फंक्शन देती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। इसी तरह एक फ्यूल चाहिए होता है। तो ये अल्लाह ताला ने जो सिस्टम है ना हमारी पूरी इस बॉडी के निज़ाम में बनाया कि हमने काम करना है, एक्टिव होना है, इधर उधर फिरना है, बोलना है, दिमागी काम चल रहा है, आंखें हमारी चल रही हैं, एक्सप्रेशंस हमारे चल रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इतनी एक्टिव होती हैं हमारी, इस सब की क्लीनिंग और इन सबको एक्टिव फास्ट करने के लिए, चार्ज करने के लिए हमें चाहिए होती है नींद। जब तक नींद नहीं है ना तो आपका कोई फंक्शन, कोई भी जिस्म का आंगन जो है वो सही काम नहीं कर सकता। एक मैंने सुना किसी से कि मुझे भूल गया कौन से ममालिक में ऐसी कोई सज़ा है जहाँ पर जो पुलिस है, डिपार्टमेंट है, जब किसी चोर को या किसी मुजरिम को पकड़ती है तो वो आँख के बीच में ना तीलियाँ रख देती हैं, वो सोने नहीं देती, मारती नहीं है 4 चोट की मार, वो ये तशद्दुद देती है कि सोने नहीं देती, बंदे को जगा के रखती हैं। आई डोंट नो कहाँ कहाँ ये होता है, मगर ये सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। मुझे ये पता है कि इंसान को अगर सोने ना दो तो उसकी तो आधी मौत तो उधर ही हो जाएगी। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये जो नींद का डिसऑर्डर है, ये नींद का जो फंक्शन है, ये आप कैसे अपना ठीक कर सकते हैं। देखें ना, 11 दिन अगर मुसलसल आप ना सोएं आप मर जाएंगे, पता है आपको। तो नींद कितनी ज़रूरी है।
तो चले ना बात करते हैं, कॉल्स भी शामिल करेंगे आपकी। जिसको नींद डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, वो हमें कॉल कर सकता है। हमारे साथ ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और वो बताएंगे कि कैसे सोना है। नींद नहीं आती है ना, क्या टॉपिक है जी। मुझे बताइएगा कि हमें कितनी नींद की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप कुछ कहें तो फिर मैं आगे फिर ये सवाल आपको दोबारा फेंकूं। जॉन एलिया याद आ गया आपके अंदाज के ऊपर। क्या? उसने कहा बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, आहा। क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है? अरे वाह, बात का तो हम खुद भी तो किसी को दे देते हैं अपनी नींदें, तो फिर गिला तो नहीं करना चाहिए ना। बात है देखे ना। अब उसने भी तो गाना गाया था, आमिर खान ने, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। अरे न जाने कहाँ दिल खो गया, है ना। अरे वाह, क्या बात है जी। और वो परवीन शाकिर का भी तो एक शेर था ना, कोई नींद बर नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नजर नहीं आती। कोई ये तो मिर्जा गालिब का था। मिर्जा गालिब का उम्मीद था? भर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? आहा, क्या बात है। लेकिन ये वाला अदम तो इससे भी अच्छी बात कहते हैं। वाह वो वाह कहते हैं वाह। नींद भी हाँ। मौत बन गई है अदम, आहा, बेवफा रात भर नहीं आती। हाय हाय, देखो यार। तो देखिए कि कैसी चीज़ इसको शोरा ने फिल्मों में फिल्माया, शोरा ने लिखा, नावलों में लिखा। अभी आपने एक बात की, मैं उसको पहले तस्दीक कर दूं। जी। आपने कहा 3-4 घंटे, नहीं प्लीज नहीं। अच्छा। नो, बिल्कुल माइनस। किसी सूरत में 8 घंटे से नीचे किसी शख्स को दुनिया में किसी एज का हो 8 घंटे से कम की नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, बच्चा हो, बड़ा हो, नहीं 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 बूढ़ा हो? नहीं नहीं नहीं, बच्चा जो है उसको 17 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, अच्छा। अगर वो गोद में है माँ की, ठीक है। शीरख्वार है। लेकिन जो ही वो थोड़ा सा 3 साल या 4 साल या 5 साल को पहुंचा है, वहां से लेकर मौत तक 8 घंटे की नींद चाहिए। वाई? ये कैलकुलेट किया कैसे? यस, कैलकुलेट मैं बता, बहुत अच्छा सवाल। रेम से किया, REM। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लीप। एक को कहते हैं रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, एक कहती है नॉन रेम स्लीप। ठीक। रेम जो होता है, पहला नींद का रेम 15 मिनट्स का, दूसरा आधे घंटे का, तीसरा 1 घंटे का, चौथा 2 घंटे का, पांचवा 4 घंटे का और छठा 8 घंटे का। अच्छा। 6 रेम जो हैं वो एक नॉर्मल इंसान की बुनियादी तिब्बी बायोलॉजिकल नीड है। अच्छा। अगर आप नहीं सो रहे और कंटिन्यूस, ये भी आपको बता दूं, मैं भी कुछ सुनने वाले कह रहे हो डॉक्टर साहब हम रात को 4 घंटे, दिन को 2-3 घंटे सो लेते हैं। नो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, नहीं लगाने 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा। जी बिल्कुल भी नहीं। पूरे 8 घंटे में हमने अपने 6 रेम पूरे करने हैं। ओके। अच्छा, इसी के दौरान नॉन रेम में कन्वर्ट होती है हमारी नींद। जब हम रेम में होते हैं हमें ख्वाब आते हैं। जब हम रेम में होते हैं, वो नींद का बीच का हिस्सा होता जी है? बिल्कुल बीच का। अच्छा, उसी के दौरान हमारे जिस्म की मुरम्मत हो रही होती है। ये सारा दिन आप अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ क्या करती हैं? तोड़ फोड़ करते हैं आप। अच्छा। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, थकावट में, चाय में, कॉफी में, ये तोड़फोड़ हो रही है आपकी बॉडी की। अच्छा सर, वैसे बड़ी अजीब सी टेक्निक है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप साइंस की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इस्लाम भी बीच में ऐड कर देते हैं जो हम सुनते आ रहे हैं। तो ये जो रूह है हमारी जिस्म से निकल भी जाती है जब हम सो रहे होते हैं, ऐसी है, सैर सपाटा करती है, कभी जाके ट्रेनों से टकराती है, कभी गाड़ियों से टकराती है, कभी किसी से पंगा करती है, कभी कहीं ठुड्डा खा के आ जाती है, कहीं किसी से झगड़ा हो जाता है, कहीं कोई बहुत अच्छी चीज़ देख के आती है। तो ये सैर सपाटा भी कर रही होती है हमारे जिस्म से निकल के। फिर ये जो हमारा जिस्म है, अब इसके अंदर रूह भी नहीं है, तो ये सोने जब डीप स्लीप पे हम चले जाते हैं, तो फिर ये सब कैसे सिस्टम, सारा निज़ाम कैसे चल रहा होता है? हमारी रिकवरी का, बॉडी हमारी ठीक हो रही होती है, सब क्या कैसे होता है? मिसकंसेप्शंस, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन। पहली मिसकंसेप्शन ये कि नींद के दौरान हम मुर्दा होते हैं। सबसे पहली बात ये, 24 आवर्स आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, आप नींद में हैं या नींद में नहीं हैं। अच्छा। सिर्फ वाहद फर्क आज आपको बताऊं नींद में और जागने में क्या है। जी सर। कोई ना दिमाग का, ना रूह का, ना बॉडी का, किसी चीज का नहीं, ना मेटाबॉलिज्म का, ना खाना हजम करने का, ना ब्लड का, ना फ्लो का, ना आपकी हार्ट बीट का। द ओनली डिफरेंस अवेकनिंग में और नींद में है कि आपके मसल रिलैक्स होते हैं। अच्छा। जो कि जागने में नहीं होते। स्वाय आपके मसल्स के ईच एंड एवरी ऑर्गन आपका उसी तरह काम कर रहा था, बल्कि ज्यादा काम कर रहा होता है। अब इसकी मिसाल भी दे देता हूं। छोटे बच्चे को क्यों कहते हैं 18 घंटे सोना चाहिए? वाई? क्या मसला है? माँ को तंग करता है इसलिए। मैं तो इसीलिए सुला के रखती थी, ये कई माँ सुनाती नहीं, इसलिए कि उसकी तामीर होनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन होनी है, उसकी बॉडी बननी है, नशोनुमा होनी है।
तो ये सारी की सारी मिसकंसेप्शन हमने बनाई हुई हैं। अच्छा। अभी आपने कहा रूह निकल के भाग रही है, नहीं, आपका लाशऊर निकल के भाग रहा होता है। अब ये लाशऊर नींद में क्यों भागता है? ठीक है। मतलब दिन के टाइम मुझे डर नहीं लगता, रात को मुझे डर लगता है। दिन के टाइम मुझे डरावने ख्वाब नहीं आते, रात को मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। क्यों ऐसा होता है? देखिए, अल्लाह ने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, शऊर और लाशऊर के दरमियान एक गार्ड बैठाया हुआ है। ठीक है। दिन के टाइम वो मुझे कहता है, ले एवं डर रहा तू, की हो गया तेनू? हाँ। फिर कोई भी ऐसी बात जो मजहब के अगेंस्ट हो, मुआशरे के अगेंस्ट हो, वो भी गार्ड मुझे कहता है पीछे पीछे, खबरदार की तो। अब जब मैं सोता हूं, मेरा गार्ड सो जाता है। जो ही मेरा गार्ड सोता है तो लाशऊर से वो चीजें शऊर में आ रही होती हैं। अच्छा। जब वो शऊर में आती हैं, ब्रेन मेरा वर्क कर रहा होता है, मेरा ब्रेन वो काम करता है जो मैं जागते हुए नहीं कर सका किसी भी वजूहात से। ऑलराइट। लिहाजा आपकी रूह नहीं कर रही होती, वो एक्चुअली आपका ब्रेन कर रहा होता है। अच्छा, फंक्शन में चल रहा होता है। फंक्शन में चल रहा होता है। सम टाइम आपको लगता है मेरी बॉडी भी चल रही है। तो स्लीप ये वॉकिंग किसे कहते ड्रीम हैं? आते हैं, ये जो हमारा ब्रेन फंक्शन चल रहा होता है, बिकॉज ऑफ दैट हम ये ड्रीम्स देख रहे होते हैं। यस, क्योंकि ब्रेन तो वर्क कर रहा है अपना। उसने वो काम करने हैं जो आपने दिन भर नहीं कर सके या जो किए थे उसको रिपीट कर रहा है वो आपके सामने। अच्छा सर, एक टाइम आता है जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, बड़े थके हुए होते हैं, अंग अंग आपका रोम रोम जो है ना थका हुआ होता है, तकलीफ में होता है, मगर आपका ब्रेन आपको सिग्नल नहीं देता कि आप सो जाएं। आप फजूल में सत्ते में छत देख रहे होते हैं, किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, लाइटें बंद करने की कोशिश कर रहे, मतलब अजीब चीज़ें हो रही होती हैं और दिमाग में फजूल की सोच। तो ये क्यों होता है? आप उस वक्त नींद के टाइम पे क्यों नहीं जा रहे होते, उस तरफ क्यों नहीं जा रहे होते? अच्छा, अभी आपने अपने सवाल के अंदर जवाब दे दिया। अच्छा। आपने कहा जिस्म जरूरत से ज्यादा थका होता है, हाँ। ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। हाँ। तो यही तो नींद की मौत है। पहली बात तो ये, नींद जोर से नहीं आनी। मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको एक रिक्वेस्ट की थी, हमारा ब्रेन ऑपोजिट वर्क करता है। आप कहें सो जाओ सो जाओ, कहेगा मैं नहीं सोता मैं नहीं सोता मैं नहीं सोता। आपने नहीं कहना उसको। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात, आपने कहा बहुत थके हुए हैं। जो बेस्ट इलाज है दुनिया में, जब थके हुए हो आप, ओवर थिंकिंग हो, आपकी टांगें, इसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। यानी आपको टांगें आप मूव करते रहेंगे, आप सुकून में रहेंगे, ऐसे रखेंगे आपको लगेगा दर्द से थक रहा हूं। ऐसे ही द बेस्ट इलाज उसका दुनिया में है मसाज थेरेपी। अच्छा। उस वक्त आप किसी ऑयल के साथ, अच्छे ऑयल के साथ आप हल्का सा, अच्छा मसाज कैसे करना ये भी आपको एक बता दूं। मिसकंसेप्शन है मसाज की भी। थंब से कीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये 4 जगह होती हैं करने की, जहां भी आप मसाज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा काम ये कीजिए, अगर गर्मियां हैं ठंडे पानी से नहाइए उस वक्त, अगर सर्दियां हैं नीम गर्म पानी से नहाइए। शुक्र आपने नीम गर्म कह दिया। हम तो निराशी हैं, हम तो पागल हो जाते हैं। हल्का सा अरोमा लगाइए, हल्का सा अरोमा लगाइए, लिवेंडर लगाइए, ऊद लगाइए, ऑब्सेशन लगाइए, कुछ लगाइए, उसको 3 से 5 मिनट स्मेल कीजिए, बगैर कोशिश के लेटिए। नींद ना आए मुझे फोन कीजिए कि नहीं आ रही। लिवेंडर का तो मैं आपको हर हाल में इस बात की गवाही दे सकती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी, क्योंकि मुझे टाइम पे उठना होता था, सोना होता था, तो उसकी स्लीपिंग अगर टाइम डिस्टर्ब है और रात को वो जाग रही, छोटी बच्ची है वहाँ वहाँ वाली, तो फिर मुझे तो मसला पड़ जाना था। मैं सुबह टाइम पे मॉर्निंग शो या शूट्स या किसी तरह से काम नहीं कर सकती थी। मैं क्या करती थी, लिवेंडर ऑयल और उसमें जो है ना सादा पानी थोड़ा सा डाल के, तो अच्छी तरीके से शेक करके बॉटल से स्प्रे कर देती थी तकिए पे, जो उसका छोटा सा तकिया होता था उसके ऊपर मैं अच्छा स्प्रे कर देती थी, उसकी शर्ट के ऊपर ऐसे हल्का हल्का, और उसको लिटाती थी, फ़ौरन ऐसे डीप स्लीप में जाती थी और सुबह उसी टाइम उठती थी जब तक मैं नहीं उठती थी। तो ये आपकी तो मिथ मैं कहूँगी बिल्कुल कारआमद है। इसको ट्राई करके देखिए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और हम आज बात कर रहे हैं नींद के ऊपर। जिन जिन लोगों को नींद का मसला है, मैं फिर बताती हूँ कि नींद अगर आपकी सही नहीं है तो आपके जिस्म का कोई भी आर्गन सही से काम नहीं करेगा। इसलिए आज ज़रा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा टॉपिक है, इसलिए हमने आज प्रोफेसर साहब को बुलाया। काशिफ फराज साहब हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने सोना। एक बड़ी अच्छी टिप जो ये बता रहे थे लेवेंडर ऑयल की, उर्दू में इसको क्या कहते हैं देखने वालों को बता दीजिएगा। अच्छा, ये तिब की ज़बान में इसको अस्तस्खूस कहते हैं। अस्तस्खूस। और ये जो हुक्मा है, ये तिब वाले हैं, अतरीफल इस्तस्खूस बनाते हैं इससे एक दवाई, अस्तस्खूस। ये अरबी ज़बान का वर्ड है। ये बेसिकली एक जड़ी बूटी है जिसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं। आप किसी भी पंसार की दुकान के ऊपर जाएं, उससे अस्तस्खूस दे दें। ठीक, ये वही है जिससे जड़ी बूटी से वेट भी लूज होता है। वेट लूज होता है, आपका गला साफ होता है, आपकी चेस्ट कंजेशन जाती है, आपकी आवाज़ क्लियर होती है। आपको जो ऐसे ऐसे आप करते हैं, अभी मौसम बदल रहा है स्मोक की वजह से, ये आपका ठीक होता है। वेट आपका लूज होता है, रात को नींद अच्छी आती है, रिलैक्सेशन देती है। तो इसका कावा कैसे बनाना है? कावा ऐसे बनाना है कि 10 से 15 छोटे छोटे फूल होते हैं वो लें
और उसको पानी के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें को 3 से 5 मिनट। ठीक है। और पानी बहुत थोड़ा, पूरा कप पानी का नहीं आपने लेना, हाफ कप लेना है। उसका जब हाफ रह जाए तो उसको आपने पी लेना है। अच्छा, वो जो उसके फूल हैं या उसका जो पौधा है उसको निकालना नहीं है कप में से, फिर कप के अंदर ही रख के उसको पीना है और एंड पे उसको फेंक देना है। चबा के उसको नहीं खाना, चबा के नहीं खाना, लेकिन उसके अंदर ही रहे ताकि एंड तक उसके असरात आए। ठीक अच्छा, है। आपको इतनी गहरी नींद आएगी, इतना मजा आएगा। और फिर ये कोई स्लीपिंग पिल नहीं है कि आपको 10-15 घंटे सोते ही रहेंगे, नहीं, आप वो जो सोएंगे 6-7 घंटे वो बहुत मजे की, जैसे डीप स्लीप कहते बच्चों को हैं। भी पिला सकते हैं? जी बिल्कुल, उसका तो नुकसान ही कोई नहीं त्रिफल, लेकिन उसकी मैंने जिसका मिकदार, ये नहीं है कि आप कप भर के पीने शुरू कर दें और आप कहें जी मैं आप 6 साल ये तो बेहतर है बड़े पिए, बड़े पिए। बच्चों को कभी कभार जब आप फील करें कि बच्चे सफर से आए हैं, थके हैं, स्टडी की वजह से थक गए हैं, सो नहीं रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा पिला सकते हैं, नुकसान कोई नहीं तो उसका। जो अगर वैसी लागर या कमज़ोर है या फाकाज़ादा लोग हैं, अगर उन्होंने ये कावा पीना शुरू कर दिया वो तो बिल्कुल ही सिंगल पसली हो जाएंगे, नहीं तो वो पिए अच्छा, फिर अच्छा, क्या? ये बड़ी अच्छी, आपने अच्छी बात की। देखिए, हमारा जो बॉडी एंड ब्रेन है ना, वो हमसे ज़्यादा समझदार है, हमसे ज़्यादा। क्यों? मेरी बॉडी को पता है मुझे क्या निकालना है, क्या रखना है। ये नहीं है कि खुद ले रहा हूं मैं, या मैं कोई वेट लॉस की चीज ले रहा हूं तो वो मुझे बिल्कुल ही ऐसे कर देगा। नहीं, मेरी बॉडी को पता है क्या अंदर रखना है। सो बॉडी के ऊपर एतबार कीजिए। अच्छा। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, बबूना। तस्वीर देख लीजिएगा, मैंने कहा तस्वीर भी लोगों को दिखा दें जहां जी यही है, यही है जी। दिस इज द जी, this is lavender, और इसी का ये फूल जो है इसी का अरबी नाम पर्पल कलर का, फुसफुस। इसको सुखा देते हैं तो सुखा ये देते हैं। पर्पल, लाइट पर्पल, ये कलर नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट कलर जो एंटीक नहीं होते, जो हम चीजें क्रॉकरी वगैरह में सजाते हैं या डेकोरेशन में सजाते हैं, ट्रे वगैरह में फूल, ये उस कलर का हो जाता है सूखने के बाद। जी, मेरे बिल्कुल पास है, सही, समझ तो गए ये ना हो कि आप बाजार में पर्पल ही ढूंढते हैं, ये जी। तो लगा हुआ है, ताजा है तो पर्पल है। अच्छा, अगर इसको यूज करना है, ये भी बताओ। पंसार स्टोर से भी मिल नहीं, जाएगा। अगर इसको यूज करना है अच्छा। तो इसको टहनी समेत काट के लें, ओके। और उसके बाद अपने पास करीब कहीं रख लें इस टहनी को, या अपने सराने पे रख लें। अच्छा। और इसको स्मेल करें, ये बहुत अच्छी खुशबू देता है अगर इसको करना है तो। अरे वाह, ये अरोमा थेरेपी, ये अरोमा थेरेपी एक्चुअली, हाँ, ये दोनों काम कर रहा है आपके लिए। क्या बात है एक डॉक्टर होता है साहब, बाबूना। अच्छा बताया। बाबूना, बाबूना। ये भी तिब में कहते हैं बाबूना, ये भी एक जड़ी बूटी है। ओके। इंडिया में बहुत होती है, पाकिस्तान में भी होती है। ये बहुत भी सस्ती। फूल की मानंद ये होती भी है। फूल, जी, 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 बाबूना मेरे फूल पास जिसे है, कहते हैं। हाँ। ये बाबूना फूल का भी इतना ही मजेदार अच्छा। बनता है। अच्छा, अगर आप ये दोनों नहीं ले सकते तो सिंपली सब्ज चाय पी लीजिए। वाह। अच्छा, बबूना भी मैं आपको बता दूं, ये फूल भी लूज के लिए बहुत अच्छा है, मैंने बड़ा लूज किया था इससे वेट। Yes. बबूना का जो फूल होता है वो 4-5 दाने ऐसे कावा बना ले, कॉफी में डाल के बना ले, किसी में भी अर्क निकाल के। सब्ज चाय में डालने ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मैंने सब्ज नहीं चाय पिया में ज्यादा सब्ज चाय अच्छा है। में सब्ज कभी। चाय में, लेकिन दूध वाली सब्ज चाय कश्मीरी नहीं, दूध वाली नहीं, हाँ, हाँ। नहीं, वो वाली नहीं, जो सिंपल सब्ज चाय होती है, इसको हम वाकई ग्रीन टी कहते हैं। अरे वाह। उसके अंदर 4-5 इसके डाल दे फूल, हाँ। बबूना के, और उसके बाद उसका अरोमा भी लें और उसको पिएं भी। यू विल सर, एंजॉय। आज आप छा गए, आपने एक तीर से 2 शिकार किया, आपने नींद तो बताया साथ साथ, मगर ये वेट लॉस की भी जो ऐसी जड़ी बूटियां, यकीन कीजिए इनके तो नाम ही मैं भूल गई थी। ये आज आपको जो तिब की ऐसी जड़ी बूटियां बता दी गई है ना, ये इस्तेमाल कीजिए, एक तीर से 2 शिकार है। अच्छा, दूसरा हम आगे चलते हैं। ये जो इंसोमनिया है, इंसोमनिया, ये जो हो जाता है, ये जो प्रेशर होता है कि ये आपको हो गया है, नींद की कमी है, या हमें पता कैसे चलेगा कि इंसोमनिया ही है? बहुत अच्छी बात है। इंसोमनिया को 2012 में आलमी अदारा सेहत ने आलमी वबा करार दिया है। इसका मतलब है कि दुनिया के 9 अरब लोगों का ये मसला है। अब पता कैसे चलेगा? अगर लगातार 3 माह तक आपको नींद नहीं आ रही, पहली शर्त, उसकी वजह से आपकी डेली रूटीन ख़राब हो रही है, दूसरी शर्त, उस डेली रूटीन ख़राब होने की वजह से आप कोई अचीव नहीं कर पा रहे, गोल सेटिंग नहीं कर पा रहे, और डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी लाइफ में, फिजिकल, इमोशनल या वट एवर यू जो आप कर रहे हैं, तो 3 शराइत अगर आप पूरी कर रहे हैं तो आप क्लासिकली इंसोमनिया के पेशेंट हैं। अगर आप इंसोमनिया के पेशेंट बन चुके हैं तो अब आपका हल जो है वो या तो टेक्निक्स हैं या मेडिकेशन है। अच्छा। अब मेडिकेशन का प्रॉब्लम ये है कि वो हैबिचुअल कर देती हैं आपको अपना। फिर जब आप एक दवाई लेते हैं नींद को करने के लिए, 9वें दिन वो आपकी हैबिट मेंटेन कर देती है। दुनिया की कोई दवाई ऐसी नहीं जो 10 दिन के बाद हैबिट मेंटेन ना करे। आप कुछ लोग देखें ना, ज़ैनेक्स खा रहे हैं, ज़ैनेक्स के नशे में पड़े। मगर मैंने आपसे एक सवाल करना था, ये जो हम लोग मेलेटोनियन लेते हैं, ये नुकसानदेह है या सही है? अच्छा। आज के दौर में पूरी दुनिया मेलेटोनियन पे लगी हुई है और इससे बड़ी अच्छी डीप रिलैक्स स्लीप ले भी रही है, तो मेलेटोनियन के बारे में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि स्लीप के लिए तो आजकल इट्स ऑन ट्रेंडिंग। क्या ये सही है? मेलेटोनियन ही वो हार्मोन है अच्छा। जो नींद देता है। ठीक है। अब मैं लेट रहा हूं, क्या मुझे पता है कि मेरे जिस्म में कम है? अगर तो मुझे पता है तो मुझे ले लेना चाहिए। क्या मैंने टेस्ट करवाया मेलेटोनिन का?
तो क्या ऐसा नहीं है कि जिसको नींद ना आ रही हो तो हो सकता है उसका मेलेटोनिन यही तो कम कह हो? रहा हूं, नहीं वजह ये फिर? ये बहुत चंद लोग होते हैं जिनको मेलेटोनिन की वजह से नहीं आ रही होती, अच्छा, वरना 90% आबादी का ये इश्यू नहीं होता कि मेलेटोनिन नहीं है उनके अंदर, और वो Really? ले रहे होते हैं। जब वो ले रहे होते हैं मेलेटोनिन, तो जहां अल्लाह ने एक जिस्म के अंदर खास मिकदार रखी है, आप उस मिकदार को ट्रिपल कर रहे हैं, उस मिकदार को। Alright. अब क्या होगा, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मेलेटोनिन आपको नींद नहीं आएगी, जैसे ज्यादा खाना खा लेने से नहीं आती आपको नींद। हाँ, सो पहले पता कर लें कि आपकी नींद ना आने के लिए मेलेटोनिन है। फिर अगली बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको मेलेटोनिन का इश्यू आ रहा है, पाकिस्तान में इतनी धूप निकलती है, 15 मिनट के लिए धूप में बैठ जाइए, सारा मेलेटोनिन आपको आ जाएगा, जस्ट 15 मिनट्स ऑफ। खास तौर पे अगर मौसम सर्दियों का है तो धूप बहुत अच्छी है, और टाइमिंग शुरू की सुबह की डॉन, की, जब पहली सूरज की किरणें निकलती हैं, वो वाला टाइम 15 मेलेटोनिन मिनट है। जी, 15 मिनट आप बैठ लीजिए वहां पर, इतना जबरदस्त एनर्जी आपको मिलेगी, आपकी विटामिन बॉडी डी रिसीव कर लेगी मेलेटोनिन। जहां मर्जी बैठ जाए धूप में, कितने आपका दिनों करता है। जस्ट विद इन 3 to 4 डेज आपकी बॉडी रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये देखें बहुत से लोग लग तो गए हैं, अगर आप बताते हैं कि मेलेटोनिन चेक करना ज़रूरी है, तो उसके कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो जाके लेबॉर्ट्री में मेलेटोनिन टेस्ट, उनसे जाकर के मेलेटोनिन टेस्ट कर दे मेरा, वो उसी वक्त कोई भी लेबॉर्ट्री मेलेटोनिन चेक करके कहेगी जी आपके इतनी मिकदार है। जब आप देख लें कि नॉर्मल है, इट मींस कि आपको नहीं लेने की जरूरत, वो तो वजह ही नहीं है आपकी, वजह आपकी कुछ और है। अच्छा, तो ये साइड इफेक्ट इस तरह से हो सकते हैं कि जब आपको डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं किया या आपके टेस्ट में नहीं आया, तो आप जबरदस्ती मत लें। Over ना और करें। इसके लिए क्राइटेरिया ये नहीं है कि आपको नींद आ रही है या नहीं ये आ criteria रही, नहीं यू हैव है। टू चेक फर्स्ट एंड देन यस, टेक। फर्स्ट आपको चेक ओह करना है। वाह। अच्छा ये भी आपको बता दूं, क्राइटेरिया आपने बड़ी अच्छी बात की, अगर आपको 9 से 11 बजे तक रात नींद नहीं आती तो आपका मेंटल इश्यू है कोई। ओह, मतलब फिर आप अपने आप को पागल ही समझे। इसका जहन से तल्लुक है, कोई परेशानी है आपको, प्रेशर है कोई। ये तो सारे नहीं सोते हैं। अगली सुनिए, अगर आप 11 से 1 बजे नींद नहीं आ रही, इमोशनल इश्यू है कोई आपका, कोई आपके इमोशंस कहीं डिस्टर्ब या हर्ट हुए हैं। अगर आपको 1 से 3 बजे तक नींद नहीं आ रही, एंगर का इश्यू है आपका, कहीं ना कहीं आपको एंगर मैनेजमेंट करने की जरूरत है, यहां आपका लिवर वर्क कर रहा है। अगर आपको 3 से 5 बजे सुबह नींद नहीं आ रही, कहीं ना कहीं आपका बिहेवियरल इश्यू है। और अगर सुबह 5 से 7 नहीं आ रही तो साइकोलॉजिकल इश्यू है आपका। ये क्राइटेरिया है नींद ना आने का। जो भी हमारे पास अगर कहता है नींद नहीं, हम कहते हैं कब नहीं आती, किस वक्त नहीं आती। और अगर कोई कहे जी पूरी रात ही नहीं आती, तो फिर आपके ये 5 इश्यूज हैं, इमोशनल भी, साइकोलॉजिकल भी, एंगर भी, मेंटल प्रेशर भी, और जिस्मानी भी, बिहेवियरल भी। अच्छा, सो साइंटिस्ट ने सर, इसके रात बारे में भी को बताइएगा। सर्केडियन रिदम को तब्दील किया हुआ। सर इसके बारे में इसकी भी बात, सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब कर देते हैं आप। अभी आपने मोबाइल की तरफ इशारा किया, मोबाइल में जो सबसे खतरनाक चीज है वो ब्लू लाइट है। ब्लू लाइट की वजह से नींद नहीं आती। अच्छा, पहली बात तो ये सुनने वालों के लिए, अगर आपके घर में, आपके बेडरूम में कोई भी नीले रंग की कलर की चीज पड़ी हुई है, अगर आप सोना चाहते हैं उसके ऊपर कपड़ा डाल दें प्लीज। ओके। नंबर 2, नो, चाहे कोई पीस पड़ा हुआ, कुछ भी नीले रंग की चीज है, नीला रंग सेंसिटिव है नींद ना देने के लिए। अल्लाह, मैं तो नीली चादरें बिछा के सो रही हाँ हूँ। जी। और अगर आपने फिर भी नीला रंग रखा हुआ है, या आपके कमरे में जैसे आपने कहा चादरें हैं, पर्दे हैं नीले, तो फिर मुकम्मल अंधेरा कर दें कमरे में प्लीज। अच्छा, जरा सी भी लाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, एक लाइट वो भी तो होती है ना, नाइट बल्ब की लाइट जो होती है, ब्लू लाइट लगाई हुई होती है, गलत करते वो हैं तो बिल्कुल ही जी, गलत बिल्कुल करते हैं। गलत जब करते हैं। चादर नहीं डालनी, कोई इस पीस नहीं मोबाइल रखना। में ब्लू लाइट है, आपकी टैब में ब्लू लाइट है, आपके लैपटॉप में ब्लू लाइट है, आपके कंप्यूटर में ब्लू लाइट है, ऊपर से आपने ब्लू लाइट का बल्ब भी लगाया हुआ है। सर नीली दीवारें भी तो कुछ पेंट कर लेते हैं लोग। उसका मैंने हाल बता दिया आपको कि हाल यही है, अगर नींद नहीं आ रही और नीली दीवारें हैं, अंधेरा कर दें कमरे में, अच्छा, जरा रोशनी नहीं कलर आनी ना चाहिए। आए आपके कलर ना आपके सामने आए, अच्छा। अदरवाइज आपको नींद नहीं आएगी और वहाँ पर। अगर हम मोबाइल का लाइट मूड हम येलो पे कर दें फिर ठीक है? इसी वजह से वो रखा जाता है कि आप उसका कलर चेंज कर रहे हैं, इसी वजह से रखा जाता हाँ, है कि तो फिर नींद सही ना आने है। की वजह से। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही, अगर आपको भूल गए हैं और आपने वही मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होगा। उसका टाइम कम कर दें, क्योंकि जो ब्लू लाइट है ये आपके लिए वैसे भी आंखों के लिए अच्छी नहीं है, अच्छा, और वैसे आपकी साइकोलॉजिकल सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्लू लाइट को। इसे हम कहते हैं लाइट थेरेपी या कलर थेरेपी कहा जाता है इसको। तो इसको आम तौर पे इस तरह से इस्तेमाल ना कीजिए कि आपकी आंखों को और आपके ब्रेन को नुकसान दे। अरे वाह डॉक्टर। अच्छा, शहद बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए। अगर आपको वेट का इशू नहीं है या आपको कोई शुगर नहीं है ना, तो मीठा जो है ना वो नींद की बेहतरीन इलाज है। यानी रात को अगर आप 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच शहद या 1 चम्मच आप शक्कर ले लें तो आपको बेहतरीन नींद आ सकती है। जैसे बच्चों को अगर दूध में चीनी डाल के ऐसे पिला दो तो अच्छी नींद के गुनूदे में चले जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 4 से 6 केले
दुनिया का बेस्ट नींद का इलाज है रात को? जी, रात को। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। सर शुगर तो नहीं हो जाएगी ये? मैंने पहले कहा जिसको शुगर ना हो या जिसको को वेट का इशू ना हो, हाँ। उसके लिए है ये। ओके। तो आप 4 से 6 केले खाएं। एक तो आपकी बॉडी में पोटेशियम बहुत बढ़ेगा, मैग्नीशियम बहुत बढ़ेगा। अरे वाह, उसके कोई, हाँ। अच्छा, अगर आपको शुगर का इशू है तो आप ये ना खाएं, फिर आप क्या करें, 10 बादाम ले लें। ये भी मैग्नीशियम से भरा हुआ होता है। 10 बादाम को अब चबा वो के, हम खुश खा सकते हैं या जी। फिर हमें भीगे हुए खाने? नहीं, 10 बादाम आपने रात को खाने हैं, इसका कोई शर्त नहीं है। वो जो भिगो के खाते हैं वो वेट लॉस के लिए, सुबह के लिए होता है। ये मैं रात को कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो फिर आपने सिर्फ 2 खुश्क आलू बुखारे खाने हैं। जस्ट 2 खुश्क आलू बुखारे, ये जो हम बिरयानी में डालते हैं ना, जी जी, वो 2 पकड़िए। एक तो चूसने से वैसे आपको बड़ा मजा आएगा, क्या मजेदार खट्टे मीठे होंगे। तो वो उसके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं। वो अमाइनो एसिड आपके अंदर मेलाटोनिन पैदा करते हैं। कैसी जबरदस्त बात है। मेलाटोनिन लेने की जरूरत नहीं है आपको। व्हाई आर यू यूजिंग दैट मेलाटोनिन? तो आप 2 से 3 चूस के खाइए, उसके बाद छिलका उसकी वो फेंक दीजिए जो उसकी गुठली है, और मजे से आप नींद सोइए। क्या बात है, ये भी इसका बेहतरीन इलाज है। अरे बड़े अच्छे घर के किचन से उठाए हुए इलाज बताएं, मतलब महंगी महंगी दवाइयों से नहीं। और ये आज हम सारा जो टॉपिक है वो डिस्कस करें नींद के ऊपर। वो शफाउल्लाह रोकड़ी साहब का भी गाना था ना, नेहा मुझे ख्वाब च आया माही, मैं सुत्ती पई नू जगाया माही। ठीक है, मैं किसी पे बात कर रहे हैं। वेलकम बैक। प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनके साथ बैठकर बात कर रहे हैं नींद के ऊपर, और बड़ी अच्छी तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। इनकी एक एक टिप्स जो है वो मैं आपको श्योर बता रही हूँ कि आप अगर मिस कर जाते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पे जाइएगा, जाकर इनकी रील्स जो है उसको सेव कर लीजिए, ताकि उस टेक्निक को यूज़ करके आप अपनी नींद अच्छी कर सकें, अपने बॉडी के पूरे सिस्टम को जो है ना सही कर सकें। अभी हम बात करेंगे रिलैक्सेशन के ऊपर कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है वो हम कैसे अपने साथ अपना सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने की। अभी आपने वक्फे से पहले बड़ी अच्छी बात की थी कि हम थकावट का बहुत शिकार होते हैं। एक बड़ी वजह नींद ना आने की है कि हम थके होते हैं, दिन भर का काम किया होता है। अब मैं जो आपके सामने टेक्निक इस्तेमाल करने लगा हूँ, ये अमेरिका में 2008-9 में हम इसका पाकिस्तानी 1 लाख रुपए लेते थे सिखाने का। अच्छा, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा उस टाइम पे। ये कोई नहीं सिखाएगा आपको। वाई? बिकॉज हमारे साइकोलॉजिस्ट के साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक इसके ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, इससे आपको नींद अच्छी आएगी, रिलैक्स होंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगी, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी, आपके अंदर गोल सेटिंग आएगी, आपकी बॉडी जो है उसका सारा क्लॉक जो है ना वो रिविजिट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरी तरफ आप देखिएगा कि आंखें मेरी देखिएगा कि जब मैं आंखों से मूवमेंट कर रहा होऊंगा तो मेरी गर्दन मूव नहीं करेगी, मेरी नेक वैसे रहेगी। जब मैं नेक को करूंगा तो मेरी आईज मूव नहीं करेंगी। देखिएगा, सामने बिल्कुल देखना है आपने, और ऊपर आंखें खींचनी है अपनी। उसके बाद बिल्कुल फिर सामने देखिए, फिर नीचे खींचिए आंखों को, फिर वापस लेकर आइए, फिर राइट, एक्सट्रीम राइट। ये मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, अदरवाइज आप इसको 30 सेकंड्स तक रखिए। फिर सामने, फिर लेफ्ट, फिर सामने। अब यही काम आप नेक्स्ट से कीजिए। देखिए, जोर से खींचिए, फिर वापस आइए, फिर नीचे, फिर वापस आइए, फिर दाएं तरफ देखिए, फिर बाएं तरफ देखिए। उसके बाद अपने बाजू को फैलाइए बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, और यही काम अपने हाथ से कीजिए। देखिए, जोर से खींचिए ताकि आपके बाजू को जोर लगे, इसके अंदर ब्लड फ्लो तेज हो। वापस लाइए, सामने देखिए, ऐसे करके हाथ को, ये देखिए मैं बाजू कांप रहा है कि मैं जोर से इसको खींचा हुआ है। फिर वापस लाइए, फिर राइट कीजिए, जोर लगाना है आपने। शुरू में 2-3 दिन आपको पेन सी फील होगी, वापस लाइए। अब इस बाजू को इस बाएं हाथ से यहां से पकड़िए, कलाई को अपनी तरफ जोर से खींचिए, दबाइए अपनी बॉडी की तरफ, जोर से दबा के रखिए, इसको छोड़ दीजिए। अब यही काम अपने बाएं बाजू के साथ कीजिए। देखिए, नीचे जोर से दबाइए इसको, और उसके बाद यहां अपना हाथ कीजिए, फिर अपना हाथ बिल्कुल सामने कीजिए, जोर लगाइए, जरा थोड़ा सा बाजू आपके को पता चले मूवमेंट हो रही है। 90 डिग्री पे रखिए इसको, फिर इसको नीचे लाइए, फिर राइट कीजिए आप इसको, फिर आप लेफ्ट कीजिए इसको। अब दूसरे हाथ से इस कलाई के ऊपर हाथ रखिए और अपनी तरफ इसको जोर से दबाइए, जोर से दबाइए इसको, शाबाश। उसके बाद देखिए, आप अपनी ये चेस्ट है इसको फैलाना है, अपने सांस खींचते हैं, जिसको हम कहते हैं ना ब्रीद इन। ये देखें, ऐसे करके होल्ड रखें और उसको छोड़ दें। अब पेट को अंदर को खींचिए, देखें, अब इसको छोड़ दें। अब यही काम आपने अपने पांव के साथ करना है। थोड़ा सा आगे हो जाइए बेड के ऊपर या आप चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, और अपने पांव को अगला हिस्सा जो है उसको नीचे दबाइए ऐसे करके। थोड़ी सी आपको छिन पेन होगी यहां पर, हल्की सी, 2-3 दिन, 4th या 5th डे आपकी पेन ठीक हो जाएगी। इस तरह कीजिए, फिर वापस पांव लाइए, फिर ऊपर कीजिए पांव को, और उसके बाद राइट कीजिए अपने पांव को, ये देखिए राइट एक्सट्रीम, फिर लेफ्ट कीजिए,
और फिर दोनों हाथों से अपनी इस टांग को यहां से पकड़िए और अपनी तरफ खींचिए, जोर लगाइए इस तरह से। अब यही काम जो है आप अपने लेफ्ट पांव के साथ और लेफ्ट अपनी लेग के साथ कीजिए। अब पूरी बॉडी को इस तरह रख के तो वाइब्रेशन मोड पे चले जाइए। वाइब्रेशन मोड जैसे आप मोबाइल पे लगाते हैं, देखिए, और उसके बाद बिल्कुल आराम के साथ ये आप देखिए, अगर कैमरा दिखा सके, बिल्कुल रेडिश हो गया है, चेहरा रेडिश होना शुरू हो गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको किसी गोरे रंग की क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रेशनेस के लिए आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुदरत ने आपके जिस्म के अंदर ताकत रखी हुई है कि ये आपकी बॉडी को जब रीजनरेट करता है और आपके मसल्स को, आपके स्किन को फ्रेश करता है, ब्लड फ्लो वहां तेज करता है। जो ही आप ये करेंगे, आराम से बैठिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए 5 दफा, उसके बाद बेड पे लेटिए और मुझे बताइए कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपको मजेदार नींद आई है कि नहीं आई है। मगर ये चौथे दिन स्टार्ट होगी नींद। पहले 3 दिन आपको हल्की सी फटीग फील होगी, बिकॉज आप एक्सरसाइज की आदी नहीं है। ठीक है। इफ यू आर हैबिचुअल एक्सरसाइज, फिर आपको इश्यू नहीं होगा ये। अच्छा, बहुत तो अच्छी ये रिलैक्सेशन टेक्निक जरूर कीजिए। और ये नफ्सियाती अमराज के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा। नफ्सियाती अमराज के लिए, बिहेवियरल इशू, इमोशनल इशू, साइकोलॉजिकल इशू, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अच्छा, उसका भी इलाज है ये। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो है, क्या वो भी नींद की रुकावट बनती है? बहुत बड़ी बात। नफ्सियाती वजूहात जिस्मानी से बड़ी रुकावट है। जिस्मानी में तो होता है ना, अगर डायबिटिक हो तब नींद नहीं आती, या आपको कोई अल्सर है, अल्सर की वजह से आपको नींद नहीं आती बॉडी में। लेकिन साइकोलॉजिकल वजूहात वो हैं जो नज़र भी नहीं आती, यानी यू कैन नॉट चेक इन अ टेस्ट, लेकिन आपके अंदर वो चल रही होती हैं। लिहाजा अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को पहले रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए। वो एक हिंदी का बहुत खूबसूरत इडियम है, पूत कपूत तो क्यों समझे, पूत सपूत तो क्यों समझे। अगर खुद को एक बात समझाइए, अगर कुछ होना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो होना है। अगर कुछ नहीं होना तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो नहीं होना। अगर होना और ना होना मेरे कंट्रोल में नहीं, बियॉन्ड माई कंट्रोल है, मैं किस बात पे परेशान हूँ। जब यूं अपने आप को समझाएंगे, इट इज कॉल्ड सेल्फ टॉक, सेल्फ सजेशन, तो आपको अंदाजा होगा कि मैं जिन बातों पे परेशान हूँ वो बियॉन्ड माई कंट्रोल हैं, वो मुझे छोड़ देना चाहिए। वो है ना शाकर शाहबादी का, दुआ शाकर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। इतनी बड़ी हस्ती से मांग के तो अब शक का इजहार कर रहे हो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां तो माँ से खाना मांग के लोग इत्मीनान से बैठ जाते हैं कि आएगा ही आएगा। वो कहता है 70 गुना ज्यादा प्यार करता हूं, उससे मांग के क्यों परेशान हो, थोड़ा सा इंतजार तो कर लो। क्या बात। जब अपने आप को इस तरह समझाते हैं तो आपके साइकोलॉजिकल इशू रिजॉल्व होते हैं, डिल्यूट होते हैं। तो बेसिकली मैनेज करना, डिल्यूट करना होता है उनको। अच्छा सर, ये जो दूध है, नीम गर्म दूध, इसको पीने से भी क्या अच्छी नींद आती है? हाँ, अच्छा, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ। एक्चुअली वो जो हम बच्चों को या खुद दूध पीते थे ना, उसकी वजह ये नहीं थी कि नीम गर्म दूध नींद देता है, उसकी वजह शेड्यूलिंग थी, और शेड्यूलिंग से पहले क्यूज थे। जब हम बच्चों को शाम को दूध पिलाकर सुलाते थे तो एक्चुअली बॉडी को ये मैसेज जाता था कि दूध पीने का मतलब है कि अब नींद का टाइम हो गया। इसे हम कहते हैं शेड्यूलिंग। तो जब जब आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं, अपना शेड्यूल डिस्टर्ब ना होने दें। पहले ये भी एक बहुत जरूरी चीज है नींद के लिए, जिस शेड्यूल पे आप सोते हैं ना, उस शेड्यूल को चेंज ना करें। दूसरी बात, बार बार अपना बेड और जगह ना चेंज करें सोने की। अच्छा, जो साइड पे सो रहे हैं उसी साइड पे? नहीं, जहां आप सो रहे हैं, जिस साइड की मतलब नहीं, मतलब बेड पे सो रहे हैं ना। अब ये नहीं आज मैं बेड पे सोया हूं, कल मैं सोफे पे सो गया हूं, परसों मैं दूसरे कमरे में चला गया हूं, तरसों मैं रेस्ट हाउस पे चला गया हूं, और अगले दिन में जब आप चेंज करते हैं जगह, आपकी बॉडी उसकी आदी नहीं होती। इसलिए लोगों को नई जगह जाकर आपने नोट किया होगा, नींद नहीं आती, क्योंकि बॉडी उसके साथ अटैच हुई होती है। अच्छा, एक और चीज मैं जाते जाते आपको बता दूं, वो भी तिब की है और बहुत मजेदार चीज है, जिसे हम बालछड़ कहते हैं आम जुबान में। जिन सुंबल, बेसिकली उसे जिन सुंबल उसका नाम है, लेकिन हम पंजाबी में उसे बालछड़ कहते हैं। अच्छा, बालछड़ ले लीजिए, उसके पत्ते ले लीजिए, या उसकी शाखें मिल जाती हैं दुकान से 10-20 रुपए की, और उसको लाकर उसका कावा बनाइए। अच्छा, उसके कावे के साथ जो है वो आप पिए, और उसके बाद नहाने से पहले उसको ठंडा करके यूज करें, यानी सर पे और अपनी बॉडी पे। तो आपका जितने हिस्से में वो यूज करेंगे, इतनी फ्रेश, इतनी जबरदस्त स्किन हो जाएगी आपकी, और आपको इतनी मजेदार नींद आएगी उससे। तो ये आप इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इतना अच्छा हमें इन्होंने बताया। और मैं एक बात बताऊं आपको, इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं कि इनकी जितनी भी रील्स हैं ना, जब आपको अपनी नींद उड़ानी हो ना,
तो फिर ख़ास तौर पे देखिएगा, इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपने ज़िंदगी को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर इनकी जो टेक्निक्स हैं उसको ट्राई करके देखिए, ठीक है। एक दिन जाग लीजिए, कोई मैटर नहीं करता इनकी रील्स देखने के लिए, मगर उसके बाद आप इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, शामिल कीजिए, ताकि आपका नींद का सर्कल ठीक हो और आपका सारे जो नफ्सियाती आपका काम है, जो जो अब चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, दुख दर्द टेंशन परेशानी जो कुछ भी है, वो साइड पे रख के आप अपने इस नींद के सर्कल को ठीक करें, ताकि आपको पूरे बॉडी ऑर्गन्स और आपका जिस्म हर तरीके से अच्छा परफॉर्म करे और आप अच्छा काम करें और कामयाब हो। टेक अ ब्रेक। गोरा होना है, गोरा होना है, गोरा होना है, हर एक को गोरा होने का शौक है। अगर गोरे नहीं होते तो चिट्टी बेस लगा लेंगे बेबी को बेस पसंद है, तो गोरा होने से किसने रोका है? इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अगर कोई गोरा दिखना चाहता है और किसी का शौक़ है, किसी को फ्रेश लुक चाहिए, किसी को अपने कलर में थोड़ी सी चेंजेस चाहिए, होता है। कुछ लोगों के हाथ पैर थोड़े से डार्क होते हैं उनके फेस से, उनकी बॉडी से, और उनको अपने कलर कॉम्बिनेशन को जो है वन टोन करना है, तो इट्स ओके। अगर कोई डार्क टोन की लड़कियां हैं और उनको अच्छा लगता है कि हम थोड़ा सा फ्रेश टोन पे चले जाएं, उसमें कोई बुराई तो नहीं है। हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो देखना शुरू कर देते हैं कि भाई क्यों वाइटनिंग प्रोडक्ट्स पे आप प्रमोट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रही हैं, जो है कलर जो अल्लाह ताला ने दिया है उसी पे बस कॉन्फिडेंट रहें, ये रहें और वो सब। यार कॉन्फिडेंस वो अलग चीज़ है, ठीक है। इसको इस कलर के साथ आप नहीं बैलेंस करें ज़बरदस्ती का। और ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपका कलर डार्क या सफ़ेद या कोई किसी किस्म का है ऊंचा नीचा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मर जाएगा। कॉन्फिडेंस तो आपके अच्छाइयों के साथ है, कॉन्फिडेंस आपकी कारकर्दगियों के साथ है, आपकी दिमागी सेहत के साथ है, आपके स्किल्स के साथ है, ठीक है। इस रंगों से और या ख़ूबसूरती से कॉन्फिडेंस का कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, आप अगर प्रेजेंटेबल लगें थोड़ा सा तो वाकई वो बात सही है कि एक आपको थोड़ी सी पावर मिलती है, आपको एक होल्ड मिलता है, एक पुश मिलती है, एंड देन यू से कि यार नहीं यार, यहाँ पे जितने भी लोग हैं आई एम लुकिंग बेटर। ये नहीं कि बेटर देन दैट, आई एम लुकिंग बेटर, आई एम फाइन, आई एम ओके एंड आई नो माई सेल्फ। ये वाली एक आ जाती है खुद एतमादी, इसमें कोई बुराई नहीं। तो खैर आज हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, इस वजह से भी क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शन जो हैं वो जिगर को डैमेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं और कैंसर हो जाता है जल्द का एंड ऑल दैट। तो ये क्या बातें हैं, सही है गलत है, लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए? मैं तो आपको साफ बता रही हूँ, जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं ना वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं, हर एक ड्रिप लगा के बैठा हुआ है और वो ड्रिप में ये ग्लूटाथायोन के ड्रिप्स होते हैं, कुछ आई डोंट नो, पूछेंगे हम आपको आपके सामने कि विटामिन सी के भी ये शॉर्ट्स के कुछ ड्रिप्स होते हैं, उसको मिक्स करके लगते हैं या ऐसे लगते हैं, ये क्या टेक्निक्स है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। चले जी, उसके लिए हमने ज़बरदस्त हमारी मेहमान बुलाई है, डॉक्टर अरीज खालिद डर्माटोलॉजिस्ट हैं, हमारे सेट पे आती रहती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, दबंग है, जो बोलती है सच बोलती है, सच किसी वक्त कुछ नहीं बोलती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़ा आप ना, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जो कुछ भी है आपके अंदर अब बता देती हैं, जो इल्म है वो बांट देती है। हाँ, ये देखिए, ये आपके इल्म की वैसे भी ज़कात होती है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी चीज़ से नवाजा है तो वो आपको स्प्रेड करना चाहिए। मैं हमेशा जो चीज़, मेरा एक सिंपल रूल है कि मैं जो अपने लिए ठीक समझती हूँ वही अपने पेशेंट्स के लिए। क्या बात है। कोई ऐसी चीज़ जो मैं अपने आप को या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती वो आपको मेरे क्लिनिक में भी नहीं मिलेगा। वाह, तो बताइए ना हमें, ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं कि ये वाकई रंग को गोरा कर देते हैं, फ्रेश कर देते हैं? हाँ, बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले उस बात करेंगे कि जो आपने की कि जिगर का कैंसर हो जाता है इससे, जो लोग कहते हैं, या वैसे कैंसर हो जाता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ था? बेसिकली ग्लूटाथायोन होता है इसके अंदर और विटामिन सी होती है। ग्लूटाथायोन ओरिजिनली, ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं लेकिन मिक्स इन्हें करना पड़ता है। ग्लूटाथायोन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता अगर उसमें डबल डोज विटामिन सी ना हो। अच्छा, ठीक है, अकेला नहीं लगा सकते? हाँ, अकेला नहीं आप लगा सकते। तो वो आप बेसिकली इनका जो यूज़ किया गया था, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है? जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो वेयर एंड टेयर हो रही है ये उसको रिपेयर करता है और ये नेचुरली आपकी बॉडी में मौजूद है। मतलब आपकी जिस्म में तोड़ फोड़ हो रही है या आपके जिस्म, बेसिकली जब लिवर सिरोसिस के पेशेंट या ऐसे पेशेंट जिनका जिगर का कोई मसला है तो डेफिनेटली वो इंटरनली काफ़ी वीक होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर और बहुत सारी बीमारियां हमला कर रही होती हैं। इसी तरह जो कीमोथेरेपी का पेशेंट होता है, कीमोथेरेपी का पेशेंट सबसे सेंसिटिव पेशेंट है। ठीक है, ठीक है।
यानी कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है किस चीज़ के लिए, कैंसर के लिए। ठीक है। और कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को बहुत जल्दी वायरल अटैक करते हैं, बहुत सारे उनके इंटरनल मसले रहते हैं, आप अगर वो देखें तो बहुत वीक भी हो हेयर जाते फॉल हैं, भी तो उनका सारा, हर चीज़। ठीक है, उनमें बेसिकली सबसे पहले इनका इस्तेमाल शुरू किया गया था। ओके। कोई ऐसी चीज़ जो कैंसर कॉज करे या जो जिगर को ख़राब करे तो वो उनकी कैसे ट्रीटमेंट दी के जा लिए सकती कैसे है। दी जा, अरे वाह, ठीक है, पहले तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे और बड़ी अच्छी मिसाल देके समझाया आपने। तो वहाँ पर जब सबसे पहले इनका स्टार्ट हुआ था तो उन लोगों के अंदर जिन पेशेंट्स में दी जा रही थी तो ये चीज़ सामने आ रही थी कि उनमें बेसिकली कम्प्लेक्शन भी बेहतर हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं बेहोश भी हो जाते हैं ड्रिप लगाते वक्त, ये क्या वजह है? देखिए, क्या अगर वो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, जैसे अगर आपकी देखें होता ये कि या यूजुअली फास्ट क्विक लगा रहे होते हैं, क्या मसला अक्सर है? क्लिनिक्स में अब बेसिकली एक डब्बा आता है और वही सबको लगाया जा रहा है। ठीक है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो की जाती है, अगर कोई ऑथेंटिक डॉक्टर है तो उसको पता होता है कि हर बंदे की बॉडी वेट पे डिफरेंट डोज होती है। अगर आपके साथ कोई भी किसी किस्म का कोई मसला हो रहा है, यानी कि अगर आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, यानी कि हार्ट बीट बढ़ रही है, या अगर आपको लग रहा है कि आप बेहोश हो रहे हैं, ऐसा कुछ, मैंने खैर अभी तक अपनी प्रैक्टिस में कभी नहीं देखा कि इस तरह का कुछ हुआ हो, लेकिन इसका मतलब फिर ये है कि आपको या डोज ठीक नहीं गई या इसके अलावा जो चीज़ लगाई गई है उसमें कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि ग्लूटाथायोन में कोई स्टडी ये नहीं कहती है कि आप उससे बेहोश हो सकते हैं। अच्छा, There is a अगर zero क्विक possibility. लगा लें, कुछ लोग करते हैं ना कि जैसे अगर एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो फिर वो लगा रहे हैं उधर, ठीक है, और उनको उनके टाइम पीरियड का पता है कि 1 हफ्ते के बाद लगानी है या 10 दिन के बाद लगानी है, मगर वो किसी और डॉक्टर के पास भी चले गए, वो तीसरे के पास भी चले गए, हफ्ते में 3-3 डोज लगवा ली है उन्होंने कि बस जल्दी क्विकली हमें लग जाए, हमें रिजल्ट आ जाए, तो क्या ये ज़्यादती नुकसान देगा? बिल्कुल देगा। देखिए, ज़्यादती तो अगर आप पानी भी पीना शुरू कर दें, और अभी आप नेट पे सर्च करें तो पानी के ओवरटेक से भी लोगों की डेथ हुई हुई है। तो आपने किसी भी चीज़ की ओवरडोजिंग नहीं करनी होती है। जब आपके पीछे डेफिनेटली, देखिए, अगर आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि खुद से आप प्लान करें कि आपने लगाना है या कब लगाना है या कैसे लगाना है। अच्छा, इसके साथ बेसिकली होता ये है कि इसका साइड इफ़ेक्ट वाइटनिंग है। वैसे तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। आपने देखा होगा अक्सर लोग ये भी कह रहे होते हैं हम एज लाइक बूस्टर्स लगवा रहे हैं कि जी हमारे मसल फटीक हो रहे थे या हम इंटरनली वीक कर रहे हैं या वायरल्स जो है ना वो हमें अटैक कर रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर वो कहते हैं अच्छा हम ये लगा लेते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन अगर आपने उसको वाइटनिंग का इफेक्ट लेना होता है तो अपने टाइम पे लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वो इतनी अमाउंट में एक्यूमुलेट हो कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकें। अगर वो आपकी बॉडी में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा तो वो आपको वाइटनिंग या लाइटनिंग का इफेक्ट नहीं देगा। अच्छा, यानी कि अगर सपोज आपने मंडे को स्टार्ट किया लगवाना, इट शुड बी मंडे इन एनी केस। अगर आप उसको ट्यूसडे कर देंगे या वेडनेसडे कर देंगे तो आपकी बॉडी उसको एज एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर लेगी और उसमें लगाने वाला डॉक्टर या कंपनी कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो उसका अपने टाइम पे लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप पीछे आ सकते हैं 1 दिन या 2 दिन, लेकिन फिर आपके डेज वही होंगे, लेकिन अपने टाइम पे इनको लगाना बहुत ये ज़रूरी आप है। देखने वालों को एग्जैक्टली बता दें कि कितने टाइम तक लगाने हैं और कितने लगाने हैं कि उनका टोन जो है वो चेंज हो जाए, कॉम्प्लेक्शन में चेंजेस आ अच्छा, जाए। जो आप टोटल कोर्स जो होता है, आप जो आप बताती हैं पेशेंट को, वो कितने इंजेक्शंस का होता है? अगर आपके साथ ये कोई प्रॉमिस कर रहा है कि जी 3 इंजेक्शंस में आपकी दुनिया बदल जाएगी या 8 इंजेक्शन में आपकी दुनिया बदल जाएगी, तो मुमकिन नहीं है। आपको इसका मैकेनिज्म मैं इसीलिए समझा रही हूँ अच्छा। कि जब तक आपकी बॉडी में वो आपकी बॉडी नीड से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा तब तक वो इफेक्ट नहीं आएगा। बॉडी नीड से ज़्यादा इकट्ठा हो, यस, क्योंकि देखिए अगर आपको अंदर से आप वीक हैं, ठीक है, हाँ। अब वो आपको पहले वो रिपेयर करेगा, ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो एक्यूमुलेट होना शुरू होगा और लाइटनिंग का इफेक्ट और देगा। उससे वो कॉम्प्लेक्शन में चेंजेस Yes. आई। और कितने कितने इंजेक्शंस का ये कोर्स होता है? देखिए 8 से 10 के बाद तो फ़र्क पड़ना शुरू होता है। ओके, ठीक है। 8-10 के बाद। और ये आप वीक में कह रही हैं रेकमेंड? वीकली। मैं इससे अर्ली रेकमेंड इतना कोई खास नहीं करती। अच्छा, जो बंदा 2 महीने के बाद हल्का सा चेंजेस आना शुरू हो और जाएगा। अच्छा, जो जितने ओबीस होंगे यानी कि जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये क्यों? डेफिनेटली आपकी बॉडी की नीड भी ज़्यादा है ना, बॉडी वेट अच्छा, ज़्यादा है वजन से। ऑब्वियसली। हाँ, ठीक है, हाँ। लीन बंदे को फुलाव जल्दी फर्क ज़्यादा है, पड़ेगा। हाँ। अच्छा, अगर आपकी कोई स्मोकिंग की या ड्रग्स की या इस तरह की कोई हिस्ट्री है या आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको इंटरनल वीकनेस है, तो पहले वो आपकी बॉडी में रिपेयर करेगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद वो इकट्ठा होना अच्छा, शुरू होगा। काम ये बड़े मजे का है कि रिपेयर साथ कर रहा है, हाँ। फिर आगे अपना फंक्शन दिखा रहा यानी कि है। अगर आप मतलब मेरे यार साथ- ये तो नुकसानदेह नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं, अगर सही तरह से लगाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आपको किस तरह से जज होगा, अगर आपको कोई बहुत कम पैसों में ऑफर कर रहा है तो ये रेड फ्लैग है। अगर आपको 10,000 से कम में
कोई भी डॉक्टर ऑफर कर रहा है तो वो आपको कुछ नहीं लगा रहा, अच्छा, वो बस आपको तसल्ली लगा रहा है, जिसके बाद उसने आपको 5-6 या 7 सेशन के बाद ये कहना है हमारे बाकी पेशेंट्स को तो फ़र्क पड़ता है, आपको नहीं सिर्फ पड़ा। अच्छा, लेकिन 8-10 से पहले फ़र्क पड़ना शुरू हो ही नहीं सकता, मैं कभी भी नहीं कहती। ये लंबी गेम होती है, मतलब इट्स लाइक आपको एटलीस्ट 20-25 पे तो जाना इसकी पड़ता जो है। पर सेशन की जो कॉस्ट है वो कितनी कोई है? क्योंकि आपने यहाँ पे बताया कि 10,000 रुपये से कम की कॉस्ट में अगर कोई लगा के देता है वाइटनिंग इंजेक्शन तो वो तो फिर कोई काम की कहानी कोई नहीं। तो ये आप कॉस्ट बता दीजिए पर सेशन का, जो पर इंजेक्शन का फिर हम अप्रॉक्सीमेटली चलेगा। 12,000 से लेके 18,000 के बीच में होता है, क्योंकि जब आपके पास और जो बॉक्सेस आते हैं जो आपके पास आ रहे हैं मिरेकल बॉक्स और पता नहीं क्या क्या जो नाम लिखे होते हैं मिक्स करके एंड ऑल दैट, नहीं। वो कोई काम के नहीं है। नहीं, ठीक है। अब क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आप मेरे पास आ रही हैं तो मैं आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली डोज कैलकुलेट करूंगी। उसमें सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी कि ग्लूटाथियोन मैंने कितना डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर उससे डबल होना चाहिए विटामिन सी, ठीक अच्छा। है। इसके अलावा बाज़ ये होता है कि अल्फा लाइपोलिक एसिड जो होता है वो भी होता है बीच में, और इसके अलावा विटामिन B12 भी होता है। अच्छा, इस सबको मिक्स मिक्स करके करके, पेशेंट के हिसाब से बना बिल्कुल। के एंड देन वो उसको ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन लगता है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। यार यहाँ पे तो मित्ती कहानियाँ चेंज हो गई हैं। आप लोग क्या लगवाने जाते हैं? ड्रिप ही चढ़वाने जाते हैं मुझे लगता है सारा ये लगवाना है इस तरीके से। ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉक्टर अरीद से कि जो वाइटनिंग इंजेक्शंस होते हैं कारआमद होते हैं, आपकी बॉडी रंगत को चेंज कर देते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छी बातें हमें जानने को मिली है कि जो मिथ थी कि भाई कैंसर हो जाता है जिगर का और इससे जो है हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं, स्किन डिजीज़ होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जितनी भी बीमारियाँ हैं इसके इलाज के लिए ग्लूटाथायोन और ये जो विटामिन सी के इंजेक्शंस और ये जो ड्रिप्स हैं ये लगाई जाती हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो हील कर सके। तो जब कोई चीज़ किसी की हीलिंग के लिए, प्रोसेस के लिए काम की जा रही है और उसको लगाए जा रहे हैं तो फिर इसमें नुकसान कैसे हो सकते हैं? हाँ, मगर कुछ लोग, कुछ डर्माटोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो झूठी चीज़ अपने झूठी पकवान में बेच रहे होते हैं। तो ये आपको देखना ज़रूरी है कि जब आप वो बॉक्स लें जो भी आपको या ऑफ़र कर रहे हैं वो ड्रिप, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं और जिस तरीके की आपकी बॉडी के अंदर कमी है या आपका वेट है, जैसे डॉक्टर अरीज ने भी बताया, वो आपको पता होने चाहिए और आपके डॉक्टर के हिसाब से आपको उसकी डोज जो है वो मिक्स करके दी जाए, ना कि बाजारी जो बक्से वगैरह मिलते हैं, बॉक्सेस वगैरह मिलते हैं और उनके इंजेक्शंस आप बोलते हैं कि ठीक है इस ब्रांड के, हमने ब्रांड तो देखा है, गूगल किया, बड़ा अच्छा है यार, इसके वो स्टार्स भी बड़े अच्छे हैं, आप ये लगा दें। नहीं, बट आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको कितना ग्लूटा चाहिए, अल्फा चाहिए, ये आपके अंदर मिक्स करके फिर कहानी आपके टोन की बनेगी। ऐसी है अरीज? बिल्कुल ऐसे। इससे आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो आते हैं ये ग्लूटाथायोन, ठीक है, इंजेक्शंस, और एक डॉक्टर्स कहते हैं कि बूस्टर है जो कि कॉस्ट में महंगे भी होते हैं, 25,000 का 35,000 का एक ड्रिप होता है। उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? वो हाई डोज होती है। हाई डोज हाँ, 2000। देखिए पर्सनली जो मैं रिकमेंड करती हूँ एटलीस्ट 3,500 mg। अच्छा, हाँ, दैट इज अ बूस्टर। बूस्टर में 2000 नहीं 3000। अच्छा, वो 2000 की आप बात कर रही हैं ना, या 20,000 2000 वगैरह लिखा होता है, वो बेसिकली बेकार चीज़ है। अच्छा, ग्लूटाथायोन का रिड्यूस्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जब किसी के ऊपर रिड्यूस लिखा हुआ है और 3,500 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 3,500 ही है। अच्छा, ठीक है। जिसके ऊपर रिड्यूस नहीं लिखा हुआ और उसमें आप 20,000 हो, उसमें 40,000 हो, उसमें 50,000 हो, आपने उसको देख के ट्रैप नहीं होना। अच्छा, वो आपकी बॉडी के अंदर हार्डली जो एब्जॉर्ब होगा वो 500 ही होगा उसमें से। ठीक है, ठीक है, यानी कि वो बेसिकली खुली फॉर्म में है। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ आ रही है जो टारगेटेड है, ठीक है, और एक है जो स्कैटर्ड है। ठीक है, ठीक है। तो स्कैटर्ड वैसे भी कोई चीज़ हो तो वो मैं कोई इतना खास रेकमेंड नहीं करती, वो आपकी वेस्टेज ही होती है। ठीक। आमतौर पे जो आपको ये कहा जाता है कि जी अच्छा आप हमारे पास आए, ये बॉक्स ले लें और बॉक्स से अब आप लगवा लें, मैं इसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि देखें वो बॉक्स पे तो इसका मतलब फिर वही हुआ ना कि आपको भी बॉक्स के अंदर अगर लग रही है तो वही डोज लग रही होगी, मुझे भी वही लग रही होगी, तीसरे को भी वही लग रही होगी, लेकिन हम सबका बॉडी वेट डिफरेंट है। ठीक है। फिर हो सकता है कि आपको उससे फ़र्क पड़े और हो सकता है कि ना पड़े, क्योंकि वो आपकी बॉडी नीड के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेटेड डोज नहीं है। ठीक है। वो एक बॉक्स के अंदर जो आई है, जाहिर है डॉक्टर अगर आपको बॉक्स दे रहा है तो वो तो नहीं कि उसके अंदर करेगा, आपने जो डोज उसके अंदर दी हुई है, अच्छा ये ऑयल के साथ आप मिक्स कर लें और ये कर लें, आप इसमें डाल लें ड्रिप में, तो इसका मतलब वो एक सर्टेन अमाउंट आपके पास आ रही है। हो सकता है वो आपके लिए काम करे और हो सकता है कि ना करे।
अच्छा, तो इन ड्रिप्स के अंदर क्या ये कोलेजन बूस्टर्स वगैरह भी ऐड किए जा सकते हैं? बिल्कुल ड्रिप्स किए में? जा सकते हैं, बिल्कुल किए। अच्छा। ये वैसे भी एंटी time? एजिंग होता है। हाँ बिल्कुल, और ग्लूटाथियोन इटसेल्फ इज एंटी एजिंग, क्योंकि विटामिन सी भी जा रही है। ठीक है। तो विटामिन सी भी एंटी एजिंग है। ठीक है। ठीक है, आप बस वही कह लें कि घुमा के कान इधर से पकड़ें और उधर से पकड़ें, अच्छा, नाम चीज़ कुछ भी एक रख ही दें। है हाँ। ऑलमोस्ट। अच्छा, काम एजिंग का दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ना हमारे बच्चों का नाम होता है कि जी मोहम्मद मुर्तजिज़ बुखारी है, तो अब हम मोहम्मद पुकार लें या मुर्तजिज़ पुकार लें, बात तो एक ही है। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर जैसे कोई लगा रहा है, उसकी बॉडी टोन में जो भी चेंज आया है, तो फिर जब वो छोड़ देगा तो क्या उसकी बॉडी चेंज वापस जैसी थी पहले वैसी हो जाएगी? देखिए, आपने इसके बाद जो बहुत ज़्यादा शदीद केयर करनी होती है वो सन ब्लॉक की करनी है। ठीक है, क्योंकि ये आपको इंटरनली आपके कॉम्प्लेक्शन को बेहतर कर रहा है। लेकिन आपको जो सन की टैनिंग है उससे तो नहीं हुई अवॉइड कर सकता ना, तो आपको बेसिकली सन ब्लॉक लगाना। जब तक आप सन ब्लॉक की केयर करेंगे तब तक आप इसके रिजल्ट्स को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और उसके बाद बाज़ दफ़ा ये होता है कि इफ़ यू फील लाइक, आमतौर पे मैं जिन पेशेंट्स को भी लगा चुकी हुई हूँ, मेरा ख्याल है हार्डली कोई होगा शायद दोबारा आके उसको ज़रूरत पड़ी हो। दे आर स्टिल ऑन देयर कॉम्प्लेक्शंस, बस ये कि वो केयर कर रहे होते हैं कि सन ब्लॉक लगा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके मसाइल वही मसाइल होंगे जो गोरे बंदे के हैं। अच्छा, ठीक है, अक्सर वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें लगता है कि शायद स्किन सेंसिटिव हो जाएगी इसके बाद। अगर आपको ठीक लगा हुआ है इंजेक्शन, तो मुझे तो कभी किसी पेशेंट ने कंप्लेन नहीं किया कि हमारी स्किन सेंसिटिव हो रही है। इसको डाइल्यूट करके ड्रिप के अंदर ही लगाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर तो डोज वाकई उसकी हैवी है और विटामिन सी इरिटेंट होता है, ठीक है, तो वो आपकी वेंस बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगी अगर आपका वो इंजेक्शन में आप मिक्स करेंगे उसे। तो उसको नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो डाइल्यूट होकर जाए और आपकी वेंस को इरिटेट ना करे, नहीं तो आपको तो जलन से मारे बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, ये विटामिन सी के जो इंजेक्शंस लगते हैं, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगते हैं, इनके साथ कोई ऐसे प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज़ें जो ना खाएं जिससे आपको लगता है कि रंग डार्क हो जाए? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी आपका रंग डार्क कर देती है। अगर आप ग्लूटाथायोन इन चीज़ों के इंजेक्शंस और ड्रिप्स ले रहे हैं तो आपके साथ ब्लैक कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चाय या कोई ऐसी Caffeine मशरूबात जिनका डार्क शेड कलर में हो, उसका इंटेक लेना, क्या वो रंग को वाकई डार्क टोन में रखेगा? नहीं, प्लीज़ ये तो खैर बताइएगा। बेचारे डार्क रंग की चीज़ों के साथ ज़्यादती है थोड़ी। बात ये कि कोई भी कैफ़ीन जिसके अंदर है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आप ले रहे हैं उसमें कैफ़ीन है तो वो आप नहीं लेंगे, क्योंकि वो ग्लूटाथियोन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी। वजह ये है। अच्छा, ठीक है, तो वो ये आप बात नहीं समझ लेते। लीजिए बड़े गौर से कि जो कैफीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं उनके ऊपर ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस काम नहीं करते। फिर हम जाके डॉक्टरों को चीखें और उनको बोलें कि आपके इंजेक्शन काम नहीं कर रहे, ये 2 नंबर है, ये नंबर है। नहीं भाई, 2 नंबर ही तो आप कर रहे हैं, ये भी सुन लें, ये बात बताना ज़रूरी था। अच्छा, स्मोकर्स में बहुत मुश्किल से काम करता है। अच्छा। जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, चाहे वो अब आजकल एक वेप बड़ी वो हुआ हुआ है, हाँ। इस तरह की चीज़ें अगर, अच्छा उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, मैं मना नहीं करूँगी। उसकी वजह ये है कि जब आप इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत डैमेजेस हो रहे हैं, तो बेहतर होता है कि आप ग्लूटाथियोन ले लें ताकि आपके अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, ग्लूटाथियोन आपको काफ़ी हद तक बचा देगा and उससे। is that really important then when we taking the drips and all for this whitening, तो we have to take the glutathione के capsules और tablets as well? नहीं 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 नहीं, और उसके साथ तो आपको लेने की ज़रूरत उसके नहीं साथ होती। no need? अच्छा, जो ग्लूटाथियोन की टेबलेट्स है, होता ये कि आपके जो GIT है, यानी कि आपके मैदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा तो वैसे ही वहीं ख़त्म हो जाता है, तो वो क्योंकि इकट्ठा हो ही नहीं सकता। आपको वो टैबलेट्स एक अच्छा सा ग्लो तो दे सकती हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि आपको कोई 4 महीने हो गए हैं मुसलसल इस्तेमाल करते हुए, तो फिर आपको फ़र्क नज़र आना शुरू होता है। एंड दैट वुड बी जस्ट अ ग्लो। आपकी स्किन जो है इवन टोन हो जाएगी, ग्लो आपका अच्छा आ जाएगा, लेकिन वो आपको टोन लाइटर नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक वो है? ये ड्रिप्स कर सकती हैं। वो ड्रिप्स कर थैंक सकती यू हैं। सो मच अरीज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, एंड इट्स ऑनर टू हैव यू। आप रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अभी मज़ीद कुछ है, ख़त्म नहीं है। देखते रहिए मॉर्निंग विद फ़िज़ा। मोहम्मद मौज़न नाज़िन हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत ही प्यारा मौज़म, बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत ही खूबसूरत बच्चा। मगर मैं ये बताऊँ, छाया हुआ है आजकल, क्या व्लॉगिंग करता है, क्या इंटरव्यू लेता है, और कौन कौन सी बड़ी बड़ी शख्सियात की जो है पर्सनालिटीज़ की इंटरव्यू ये कर चुके हैं जनाब। और मैं बताऊं, वसीम बदामी साहब जो दुनिया भर में सबके इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, इन्होंने बड़ा खूबसूरत उनका इंटरव्यू लिया। उसके बाद IG पंजाब, उनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू ले सकें। और भी बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिनका बहुत प्यारा इन्होंने इंटरव्यू लिया। बहुत छोटी सी पर्सनालिटी है मगर अपने आप को बहुत बड़ा बना चुके हैं। साथ साथ पढ़ाई भी शामिल रखी है, साथ व्लॉगिंग भी कर रहे हैं,
काम भी करें। और आजकल व्लॉगिंग तो मैं कहती हूँ एक बड़ा अच्छा बिजनेस भी बन गया है, छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे अभी से इनकी व्लॉगिंग इतनी चल रही है तो ये कल को तो फिर सितारे हैं। अभी जब ये इतना खूबसूरत सितारे हैं तो आगे क्या, ये तो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे और हमारी बहुत सारी दुआएं। मेरे साथ मौज़म मौजूद है और मैं चाहूँगी मौज़म, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मगर आपकी ये सीट नहीं है जहाँ पे आप आज बैठे हैं, बनता ही नहीं है कि मैं आपको वहाँ पे बिठाऊँ। वाई स्विच करें, आ जाए स्विच करें। बिल्कुल भी नहीं बनता कि मौज़म जो है सीट पे बैठे। मौज़म आज मैं इधर बैठूंगी और आप उधर बैठेंगे, कैसा है? इधर आ जाती हूँ बल्कि, है ना, पास ताकि हमें आवाज़ें एक दूसरे की बड़ी करीब से आए। मौज़म एक सवाल बस मैं छेड़ूंगी, उसके बाद फिर आपने बताना। पहले बताइएगा कि ये जो आपने इंटरव्यू करना, ये जो व्लॉगिंग करना शुरू किया इतनी बड़ी बड़ी सुपर पर्सनैलिटीज़ का, ये क्यों आपको शौक़ पैदा हुआ, कैसे? मुझे देखें, डैड जब भी घर आते थे, इवन जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तब मैं लाइक 4 इयर्स का था। तो जब भी डैड घर आते, मैं इनको अपनी चीज़ें बतानी होती थी जो भी पूरा दिन में की है। डैडी साहब न्यूज़ देखने लग जाते थे, मैं इनको कहता हूँ डैडी ये सुन लें, आगे से कहते हैं बेटा 1 सेकंड ये देखने दो, 1 मिनट ये देखने दो। मैं कहा कुछ ऐसा करके दिखाना है कि बस मुझे ही सुने, मुझे ही देखें, और अब आपके सामने हूँ मैं। बड़े तुम तेज हो, इतनी अच्छी चालाकी। अब अब्बा की तो नज़र कहीं जाती ही नहीं होगी, बस तुम पे ही रहती होगी, है? जी हाँ। चलो ग्रेट। अब तुम ये हॉट सीट पे बैठे हो, अब ये वो सीट है कि जिस पे जो है ना बड़े सवालात करने पड़ते हैं और इसमें तो तुम माहिर हो, तो मैंने तुम्हें बिठा दिया और मैं तुम्हारी सीट पे बैठी हूँ। ओवर टू यू। ये शो तुमने कंडक्ट करना बागे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक क्या, मुझे समझ नहीं आ रही अभी इस वक्त। नहीं सब कुछ समझ आ रही है, किसी भी लिहाज से तुम बात करो, पूछो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो? डरना नहीं है मुझसे, देखने से मैं लगती हूँ गुस्से वाली, तुम इसी भी नहीं हो, प्यारी प्यारे। मुझे पता है मैं आपके सारे शोज देख के आया हूँ रात। अच्छा, हाँ जी। और क्या क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में? आपको याद है आपने जो होम अलोन बनाई थी, शॉर्ट फिल्म जो आपने बनाई थी फराल की? हाँ, फराल के साथ मिलके जो बनाई थी, तो उसमें मुझे एक ऐसा मैसेज मिला था कि मतलब अपने जो बाकी पेरेंट्स भी हैं उनको भी ये करना चाहिए कि मतलब अपने बच्चों को ये सिखाएं कि अगर हाँ आप घर पे खेले हो तो कैसे, अगर कोई आ जाए एरा गहरा नत्थू गहरे आते होते हैं, है ना? कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन के आ जाते हैं, कोई जैसे अभी आपने शॉर्ट फिल्म में उसको पिज़्ज़ा वाला वो कह रहा था लेकिन था वो कोई और, कैसे घर के अंदर घुस के उसने कैसे बच्ची जो है ना इस तरह उठाने की कोशिश की। मगर बच्चों को अगर सिखा दिया जाए तो एक अच्छा मैसेज था। हाँ, तो वो बनाया भी हमने इसी था क्योंकि हमारी ज़िंदगी में वो असल हो चुका है हादसा। इस वजह से ये होम अलोन मैंने फिर ये वीडियो बनाई, फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाई, तो अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त भी बहुत दी, लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि मैसेज था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था, तो वो अच्छा हो गया। बाकी जैसे तुम और भी कोई ऐसी चीज़ पूछना चाहते हो जो तुम्हें लगता है कि बिहाइंड द कैमरा वो क्या रीज़न था, तो आई एम अवेलेबल, पूछो मुझसे, आई एम ऑन योर सीट। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? हाँ जी। मैं क्यों करूँ? आप करें। अल्लाह, तुम्हें मुझसे बहुत ही कोई प्यार हो गया मुझे लगता है ना? नहीं हो गया? अब बस मैं तुम्हारी सगी वाली बहन हूँ समझो। ठीक है। बचपन की कोई ऐसी शरारत या नादानी जिस पर आपको अपने मम्मा से या पापा से पिटाई हुई हो आपकी? अच्छा, पिटाई तो नहीं, अम्मी तो बहुत अप्रिशिएट करती थी। मैं बराबर अपने जो मोहल्ले के घर वाले जो होते थे रहने वाले, तो मैं उनकी बेल के ऊपर च्युइंगम लगा के भाग जाया करती थी। साथ मेरी जितनी भी सहेलियां चल रही हों, जो मेरे जो जानने वाले चल रहे हों, तो इल्ज़ाम उनके ऊपर आता था, मैं जल्दी से खिसक के अपने घर के अंदर, ठीक है, अब वो जब च्युइंगम चिपका देती तो बेल बजती रहती थी। हाँ, तो वो इसका बड़ा मज़ा आता था। फिर मैं घर से जो अपना टिफ़िन लेके जाती थी, वो फराल भी आज उसी तरीके का टिफ़िन लेके जाती है। मेरे टिफ़िन में होती थी दाल चावल, कीमा चावल, आलू गोश्त, फिर गोभी के पराठे, आलू के पराठे, पुदीने की चटनी। फराल का भी ऐसे होता है, 3 बॉक्सेस होते हैं, तो वो टिफ़िन जैसे नहीं ऑफिस में लोग लेके जाते हैं टिन के बॉक्सेस वाले, जिसमें खाना भी बड़ा गर्म रहता है, उस तरीके के खाने वो स्कूल लेके जाती है और ये उसका लंच बॉक्स है। मैं भी इसी तरह की आदी थी, तो मैं लेके जाती थी और मेरा पूरा स्कूल मेरा टिफ़िन खाता था और मैं दूसरों का खाती थी। वाह। हाँ, और ये काम अभी भी होते हैं? अभी भी, हाँ। और कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। क्या करते हो? क्या करते हो? मैं लेके ना जाऊँ कुछ, अगर वैसे तो लेके जाता हूँ, अगर ना लेके जाऊँ ना
तो दोस्त मुझे खुद कहेंगे कि आजा खा ले अगर तू नहीं कुछ ले गया। और सुनो मैं सच खा लेता बताओ, हूँ। जो दूसरों का टिफिन खाने में मजा है ना, वो घर में हमारी माँ जितने मजे का खाना बना ले हाय, बेचारी, हाय, मगर मजा दूसरों के टिफिन खाने में ही आता है। ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, और दूसरों की जेब से भी खाने सीरियसली। यार ये अपने पैसे मजा ही नहीं देते, कैंटीन से कुछ भी खरीद लो जब तक कोई दोस्त ना दिलाए। क्यों? हाँ पता नहीं। ये मुफ्ता सिर्फ स्कूल में अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, जब आप लाइफ में बड़े हो जाते हैं ना, लाइक मेरी एज की जब हो जाओगे, अभी तो छोटे हो, अभी ये मज़े जब बड़े हो जाओगे ना तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा। फिर तुम कहोगे कि नहीं यार मैंने सबको खिलाना, मेरी इज्जत की बात है। नहीं, आप पे नहीं करेंगे, खाना वाना हो गया, बिल आप उठ के खुद पे कर रहे होगे, ऐसा सीन हो जाएगा। हाँ चेंज हो जाता है लाइफ में यार। बहुत। और क्या पूछते हैं बचपन की? एक था ये, दूसरा है ये, मैं जानना चाहता हूँ फराल को अभी तक आपसे कितनी दफा मार पड़ चुकी है? जब दिल करता है, जब बहुत ज्यादा प्यार आ जाए मुझे फराल पे, मैं कहती हूँ दे धनाधन। यार अपनी औलाद है, हम थोड़ी ना गोरों के मुल्कों में रहते हैं यार कि वहाँ पे बच्चों को यूं करके भी देखो तो पुलिस उठा के ले जाती है, बच्चा कंप्लेन। ये किस तरीके की तरबियत है? आप अपने औलाद को ऐसी क्या तरबियत दे रहे हैं कि अगर आपने उसके ऊपर गुस्सा कर दिया या किसी सही बात पे आपने उसको टोका रोका तो वो आगे से आपको धमकी निकाले कि हम पुलिस बुला रहे हैं, हम चले जाएंगे। किसी गैर माँ बाप की गोद में आगोश में जाके पलना शुरू हो जाते हैं। मगर वो माँ बाप जो आपके लिए सारी सारी रात जागते हैं, आपका पैम्पर साफ़ करते हैं, ठीक है, आपको दूध पिलाते हैं, आपकी ग़िज़ा के लिए, आपके लिए सारी सारी रात उठ के आधी आधी रात को हाथ उठाते हैं बारगाह में अल्लाह के कि भाई मेरे बच्चे को सेहत दे, मेरे बच्चे को एग्ज़ाम में पास कर दे। सारा दिन बैठ के पढ़ाते हैं, अच्छा खाना सिर्फ ग़िज़ा खिलाने के लिए सारा दिन माई किचन में झुकी पड़ी होती हैं बेचारी, चाहे वो बीमार हो, उनको बुखार हो, चाहे कुछ भी हो। एक बच्चे का शौक़ पूरा करने के लिए बाप सारा दिन भागता है, दौड़ता है किसी की झिड़क खाता होगा, किसी के आगे उधार मांगता होगा अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस देने के लिए, उसको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, ठीक है, उसको टॉयज़ दिलाने के लिए, उसको उस माशरे में लोगों के सामने खड़ा करने के लिए। उस बाप को और उस माँ को हम आगे से जलील कर रहे हैं, हम उसकी शिकायत कर। हमारे माशरे में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे माँ बाप का दिल करता है, हम उनकी प्रॉपर्टी हैं यार, अगर हमें ऊंची आवाज़ या गुस्से की आंख से हमारे माँ बाप हमें देखते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए होता है ना। ये हमने आज के दौर में हमारे बच्चों के कान में, जहन में डालना है कि माँ बाप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो आपकी सिर्फ भलाई के लिए, आपकी रोक टोक करें तो आपकी सिर्फ भलाई के लिए। वो घर ही नहीं है, वो माँ बाप ही नहीं है जो बच्चों को बोले हमने आज तक अपने बच्चे को हाथ तक उठाया कि आंख भी उठा के नहीं देखा। भाई ये क्या तरीका है? तुम कितना पिटते हो बताओ इसी बात के बाद? ये बता सच बता रहे? सच मैंने बताओ। सबको सच बताया बताऊं? बिल्कुल। डैड से तो कभी नहीं पड़ी। डैड के साथ तो मेरा दोस्ताना माहौल है। यार डैड तुम्हारे से जिगर भी है ना। हाँ। हाँ एक तो होता है यार, जरा जिगर सीन होता है। अच्छा, और अम्मी की मम्मा कुट से पड़ी है। मुझे वैसे तो मम्मा से कम ही पड़ती है, डांट मगर शांट यार पड़ ये जाती तो है, कोई इज्जत- काम ना करो। ये तो इज्जत ही रखते हैं हम। हाँ। पड़ती तो है, सारा दिन में एक आध तो लगी जाती है, लगी कभी इधर पड़ जाती है, कभी इधर पड़ जाती है, कभी इधर पड़ जाती हाँ, है। इधर भी बड़ी पड़ती है। हाँ। ठुस है। हाँ। तो ये सब चीजें तो बहुत जरूरी हैं, बड़ा मजा आता है। वैसे कोई और काम ना करूं तो उस पर डांट पड़ जाती है, लेकिन पढ़ाई के मामले में मम्मा थोड़ी सख्त है। यार देखो ना, भलाई के लिए हाँ। बात क्या आ गई, भलाई के लिए। तो भाई हमने यहाँ पे ये फैसला किया कि हमने अपने माँ बाप को इतनी स्पेस देनी है कि हमारी जो है ना तरबियत के लिए, हमारी बेहतरी के लिए हमें डांटे भी। सही है हाँ जी। यार, बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ। हाँ। बहुत मैं ये अच्छा लगा। पूछूंगा, कभी आपको हाँ मम्मा या पापा से वही शरारत वाली बात आ गई, शरारत पे कभी जूता पड़ा? मेरी चप्पल अम्मी, बड़ी है। हाँ मेरी अम्मी चप्पल खींच के मारती थी और वो हील वाली चप्पल होती वो थी, फ्लाइंग चप्पल बन जाती फ्लाइंग है। चप्पल, और मैं कैच कर लेती थी। और मेरी अम्मी कहती थी मुझे हंसाओ मत, मुझे हंसी आ रही तो मुझे और गुस्सा आ रहा है, मुझे हंसाओ मत। तो मैं अम्मी का ना गुस्सा ऐसे निकाल देती थी। मगर खैर अच्छा। बहुत मज़ा आया मौज़म के साथ बात करके। आज मौज़म ने इंटरव्यू भी किया और मौज़म के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत वायरल बच्चा है, व्लॉगिंग कर रहा है, इसकी व्लॉग्स को देखिए, इसके यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए ताकि इसके व्यूज़ आए और इसको मज़ीद जो है ना चांस मिले अपने टैलेंट को आगे दिखाने के लिए। और बच्चों के अच्छे काम, अच्छे टैलेंट को जो है ना पजीराई मिलनी चाहिए। आपसे मुलाकात करती हूँ कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे अपनी सेहत का। अल्लाह हाफ़िज़।